माय लवली स्टूडेंट पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और इस लेक्चर के लिए मैं नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने जो इसके पहले आईपैड के ऊपर पढ़ाया था उसमें तुम्हें बहुत ही मजा आया था, पर आज हम स्मार्ट बोर्ड के ऊपर देखना था और यूट्यूब के ऊपर सबसे तगड़ी कहानी का कॉन्वर्सेशन होने वाला है। क्योंकि मेरा जो है ना, मैंने एक्चुअली वाला डायलॉग अभी इस सेशन में बोला नहीं तुम लोगों को, पर एक डायलॉग तुम लोगों को बोल देता हूं जो कि तुमको याद रख लो, लिख के बैठ जाओ कि मैं यहां पर जो तुम्हें बात करता हूं ना, वो लेक्चर नहीं होते हैं, वो मैं तुम्हें पढ़ाता नहीं हूं, वो मैं तुमसे कॉन्वर्सेशन करता हूं। क्योंकि 2 महीने पहले जो तुमको टीचर ने पढ़ाया होगा, क्या तुमको याद है क्या पढ़ाया था क्लास के अंदर? नहीं याद है। पर आज से 2 साल पहले जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कुछ भी बात बोली होगी, किसी के भी बारे में कुछ भी गॉसिप की होगी, कुछ भी ऐसे विचिंग की होगी किसी के बारे में, तो वो तुम्हें अभी भी याद है ना पूरी तरीके से? एग्जैक्टली, ठीक है। तो वही चीज मैं भी यहां पे फॉलो करता हूं। मैं तुम्हारे साथ में कॉन्वर्सेशंस करता हूं, तुम्हारे साथ में बातें करता हूं, और वो बातों का बाय प्रोडक्ट है कि पढ़ाई भी होती है और मस्त तरीके से हमें समझ में आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब ये कोई लेक्चर नहीं होगा कि भैया आ गए और 3-4 पॉइंट बता दिए। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि कहानी के फॉर्म में तुम बताऊं। और एक और चीज बता दूं कि पहले ही स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस लेक्चर को देखने के बाद या इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद अगर तुम एनसीईआरटी रीड कर लेते हो तो इस चैप्टर में तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, पर अगर तुम नहीं करते हो तो बात वहीं आधे अधूरी रह जाएगी। तो मेक श्योर तुम एनसीईआरटी रीड कर लो, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हें एक एक स्लाइड का पॉइंट रीड करके नहीं बताना लो। ऑल्दो जो स्लाइड के पॉइंट्स में आएंगे आगे चल के, वो सारे के सारे तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो पढ़ ले की ऐप से, और साथ में लेक्चर्स वगैरह के भी कुछ फीचर्स है, मतलब तुम पढ़ लो यार, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से मैं एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुमको पता है बहुत सारी चीजें, तो ये सब तुमको पढ़ ले की ऐप में मिल जाएगी। तुम फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ये नोट्स वगैरह भी जो मैं बोल रहा हूं ये भी तुमको वहां पर इजीली फ्री में एक्सेसिबल है, ठीक है। अभी जो स्लाइड्स का कंटेंट है वो तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। ये स्लाइड्स भी तुम टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं तुम्हें स्लाइड्स भी डाल दूंगा, और ये ऐप के अंदर भी तुम्हें सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएगी। पर मेरा कहने का मकसद बस इतना सा है कि मैं स्लाइड की एक एक लाइन भले ही ना रीड करूं, पर कहानी तुम्हें बढ़िया सुनाऊंगा, ठीक है। चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया @कौन प्रणय जाके फॉलो कर लो, और पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मस्ती मजाक अपनी साइड में, पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखो आ जाओ, ये सब पेन वेन हम साइड में रखते हैं, अब हम बिल्कुल 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरी जान, क्योंकि हमेशा हमको किसी ना किसी चीज का एग्जांपल चाहिए होता है ना। हमारे घर वाले हमको बोलते हैं अग्रवाल जी ने के बच्चे ने ऐसा कर दिया, गुप्ता जी के बेटे ने कर लिया, शर्मा जी के बेटे ने कर लिया, तू क्या कर रहा है? बोलते हैं ना। तो वैसे ही अग्रवाल जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, इन सब के बच्चों ने कुछ एग्जाम्पल्स सेट कर दिए सोसाइटी में कि भैया ऐसा हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी वो एक एग्जाम्पल ही था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बताया कि मेरी बात सुनो, जब हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? करो ना, हम भी तो हुए ना आजाद, तुम क्यों नहीं हो सकते हो? तो ऐसे इंडियंस के अंदर भी यहां कर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहा है। इनफैक्ट दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में आकर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहा है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम इंस्पायर होकर अपनी कंट्री के अंदर वो चीज अपना लेते, ताकि हम खुद भी आजाद हो जाएं, हम काहे को गुलामी की जिंदगी जिए, है ना। चलो अब इस पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, कोई भी ऐसे अब शब्दों का प्रयोग मैं करता नहीं हूं, ठीक है। तुम्हें कॉमेडी देने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए मैं एक वो डिसेंसी मेंटेन करता हूं, पर उसके साथ साथ तुम्हें इस चीज के कारण बता दूं कि मैं स्लैंग बहुत सारी यूज करता हूं। स्लैंग मतलब जो सिर्फ तुम समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूं, पर शायद तुम्हारे पेरेंट्स ना समझ पाए, तो इस टाइप की जो बातें होती है, ठीक है, इस टाइप की जो बिल्कुल ऐसे मस्करी होती है, वो मैं करूंगा, और बहुत ही मस्ती करेंगे, बहुत ही नाचते गाते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स वेलकम फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब कहानी बता देता हूं क्या है। देखो कहानी के फॉर्म में देखना, बिल्कुल भी ऐसे फॉर्म में देखना कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कहानी सुनो, अब यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। 3, 2 नहीं, तुम सोच रहे हो कि इंट्रो आएगा, तो नहीं, इंट्रो नहीं आएगा। लेक्चर के बीच में एडिटिंग करने नहीं बैठता हूं, फिर बहुत टाइम लग जाता है डालने में पहले तो ज्यादा फिर दिक्कत हो जाती है, मतलब मस्ती मजाक चले जाता है उसका, ठीक है। चलो तो मैं 3 तक गिनती करूंगा, फिर हम कहानी की शुरुआत कर देंगे। 3, 2, 1 गो। तो हम चलते हैं 18th सेंचुरी के अंदर। देखो एक और चीज बता दूं कि भाई 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1800 वाला ईयर तक। तो जैसे ये जो सेंचुरी है इसको हम 21st सेंचुरी बोलते हैं, पर एक्चुअली हम 2021 में जी रहे हैं, ठीक है। तो हम 2121 में नहीं जी रहे, हम 2021 में जी रहे हैं। तो 2001 से लेकर के 2099 या फिर 2099 या फिर 2100 यहां तक का जो साल है उनको हम 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो जो भी साल चल रहा है उसके +1 हम सेंचुरी बोलते हैं। तो यहां पर हम पूरी चर्चा करने वाले 1774 से 1779 इस टाइप के ईयर्स की। तो मतलब कुल मिला के हमारी जो कहानी वो स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी से। आगे बात समझ में? 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि वो घिसी पीटी कहानी है। एक राजा था, एक राजा ने बहुत प्रताड़ित किया, तो जनता जो है भड़क गई, जनता ने भड़क के राजा का सिंहासन गिरा दिया। फिर वही अप्स एंड डाउन्स है, कोई दूसरा राजा है, कोई तीसरा राजा है, किसी और ने कुछ अच्छा काम कर दिया, किसी ने बुरा काम कर दिया, कोई ऐसा निकला, कोई वैसा लिखा, औरतों को अधिकार नहीं दिए गए, वो सारी की सारी कहानी यहां पर हो गई। और आखिरी में फ्रेंच जो है, आखिरी में जो फ्रांस है वो अपने आप में काफी रिपब्लिक बन गया। तो कुल मिला के फ्रांस की जो कहानी है एक मोनार्की से लेकर एक रिपब्लिक तक की,
वो हम देखना है। जैसे हमको पता है ब्रिटिशर्स ने राज किया, ठीक है, पहले राजा, बहुत सारे राजा आए, फिर मुगल्स आए, फिर मुगल्स को ब्रिटिशर्स ने हराया तो ब्रिटिशर्स आए, फिर ब्रिटिशर्स को हमने हराने की कोशिश की, तो फिर हमने क्या किया, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। ब्रिटिशर्स जब तक थे तब तक उनका राज चला था, अब हमको चाहिए थे डेमोक्रेसी। तो सेम कहानी यहां पर भी है, ठीक है। चलो तो आ जाओ कहानी की बात सुनते हैं कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना क्यों है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हमको यहां से पता चलता है कि भाई डेमोक्रेसी बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ना। देखो मैं स्लाइड पर चित्रा चित्री करूंगा नहीं, बढ़िया तुम डाउनलोड कर सकते हो, अच्छी स्लाइड्स बनी हुई है, ठीक है। राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? अरे देखो हम बोलते हैं ना कि भाई इसके पेरेंट्स बहुत ही लिबरल है, मतलब ओपन माइंडेड है, मतलब कि ठीक है बेटा तू घूम ले, एंजॉय कर ले अपनी लाइफ, हम ज्यादा रोक टोक नहीं करेंगे। और कुछ पेरेंट्स कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर कि भाई वो बाहर नहीं जाने देते, ऐसी चीजें। तो सबके अपनी अपनी सोच है। तो लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि ज्यादा छूट वाला माहौल, ठीक है, मतलब चिल वाला। फिर इंस्पायर्ड अदर रेवोल्यूशंस, तो जैसे इंडिया के अंदर भी काफी रेवोल्यूशन यहां से इंस्पायर हुआ, यूरोप के अंदर जो बाकी कंट्रीज थी वहां पर भी ये चीज थोड़ी फैली। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं कि लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ, हमारे पास में लुई 16 नाम का एक एम्परर है। लुई 16 जो है 1774 में, लुई 16, अभी डेट्स वगैरह याद रखना है, तुमको बाद में इसकी एक शीट भी दे देंगे। तो क्या हुआ 1774 में लुई 16 ने अपने परिवार की गद्दी संभाली, ठीक है, मतलब वो जो राजा था अब लुई 16 बन चुका था। अब इस समय लुई 16 जो है, लुई 16 मतलब कि इसका सरनेम नहीं है 16, ये वो राजघराने में नहीं होता कि प्रणय चौहान द फर्स्ट, प्रणय चौहान द सेकंड, तो प्रणय चौहान द थर्ड, तो मेरी ऐसे आने वाली जनरेशन ऐसे लुई 16 बोलते हैं। तो लुई 16 जो है 1774 में राजा बन गया, गद्दी पे बैठ गया। अब ये लुई 16 कौन से फैमिली से था? बॉर्बन फैमिली से। ये बॉर्बन तुम्हारा बिस्किट नहीं है, ठीक है, ये बॉर्बन फैमिली का नाम है। तो बॉर्बन फैमिली से आता था और इसने थ्रोन उस टाइम पे एक्वायर कर लिया। अब ये था मात्र 20 साल का, और 20 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई, ठीक है। अब शादी किससे हुई? मैरी एंटोइनेट। अब एक और चीज बता दूं तुम्हें, डिस्क्लेमर, कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस ऐसे हैं जो कि तुम्हें गूगल पे कुछ और मिलेंगे, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स कुछ और बोलेंगे, और यूट्यूब पे बाकी लोग कुछ और बोल रहे होंगे, पर मैं जो तुम्हें सबसे तरीका बताने वाला वो दुनिया का सबसे महान तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं महान हूं, मेरा तरीका महान है, क्योंकि मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूं प्रोनाउंसिएशन याद करने का, वो ऐसा नहीं, देखो तुम्हें बोल के तो किसी को बताना नहीं है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के तुम क्या इधर उधर की गॉसिप करोगे या फिर ये करोगे, ये तो नहीं करोगे ना, ये मस्खरी तो करनी नहीं तुमको बैठ के कि फ्रांस में क्या होता, तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिल करोगे, तो ये तो बातें तो तुमको करना नहीं है, ये तुमको एग्जाम में लिखना है। तो एग्जाम में लिखने के लिए प्रोनाउंसिएशन हम वैसे करेंगे जिससे हमें स्पेलिंग याद रहे। तो भले ये एंटोइनेट है, पर तुम इसको, अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं कैसे याद रखता, मैरी एंटोइनेटे, मतलब पता है कि गलत है, पर कम से कम एंटोइनेटे अगर मैं याद रख लूं तो एग्जाम में मैं प्रोनाउंसिएशन के कारण स्पेलिंग तो लिख पाऊंगा। अब मैं ज्यादा स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ज्यादा इंग्लिश का हीरो बनने की कोशिश करूं तो मैं तो स्पेलिंग भी नहीं लिख पाऊंगा, और वहां पर मैंने पता है एंटोइनेटे की जगह ANTOINAT लिख दिया तो गलती हो गई ना, स्पेलिंग, नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो तुम्हें प्रोनाउंसिएशन आया उससे भी क्या उखाड़ लिया। तो हमको स्पेलिंग, अगर ऐसे भी याद रहती है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो वेल एंड गुड, पर नहीं रहती तो एंटोइनेटे बोल दो, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात मानो, मैं खुद यूट्यूब पे लाखों लोगों के सामने एंटोइनेटे बोल रहा हूं ठीक है, वैसे मतलब तुम ऐसा ज्यादा हल्के मत लेना मुझे, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि जब ये आया, अब 20 साल में इसकी शादी हो गई, अब ये राजघराने में बैठ गया। अब जब ये राजा बना तो इसने देखा कि यार भाई अपने जो तिजोरी है इसमें तो पैसा ही नहीं है ठीक है, मतलब अपना तो राजघराना गरीब है बिल्कुल, हमको तो लग रहा था कि हम बहुत बड़ा राजा है, पर अपनी ट्रेजरी के अंदर, अपने तिजोरी के अंदर तो बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसने सोचा कि भाई पैसा गया कहां, तो पैसा क्या गया, पैसा क्यों नहीं था, पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि भाई इनका जो पैलेस था ना वर्सेल्स के अंदर इनका जो पैलेस था वो बहुत ही बड़ा था, और इनके ठाट भाटी अलग, नौकर चाकर रख लिए, इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा पैलेस है, उसको मेंटेन करने में इनका बहुत खर्चा निकल जाता है, ठीक है, वहीं तेल आया था। फिर लुई 16 के आने से पहले बहुत सारे सालों तक, बहुत ईयर्स तक वॉर चलते रहे। अब वॉर चल रहा था तो भाई पैसे तो लगेंगे, फ्री में तो वॉर होगा नहीं कि चला जाओ फ्री में लड़ाई कर लेंगे, ठीक है। जितने भी आर्मी होते हैं उनको सबको पैसे, उनकी सैलरी हो गई या फिर जो भी इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं वो सब, तो वॉर्स में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। लुई 16, अब देखो क्या हुआ, लुई 16 ने क्या किया कि बाकी और 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने की कोशिश की फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो क्या हुआ कि ब्रिटेन का भी एनिमी फ्रांस, अमेरिका का भी एनिमी फ्रांस, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस का दुश्मन भी ब्रिटेन, अमेरिका का दुश्मन भी ब्रिटेन। तो फ्रांस ने सोचा था कि अगर ब्रिटेन को हराना है तो मैं अमेरिका की हेल्प कर देता हूं। तो ये साहब ज्यादा चले गए वहां पे दानवीर बन के, और इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिला दी, खुद के घर के तो ठिकाने नहीं है, और ये पूरे जमाने भर में बांट रहे हैं, ठीक है, खैरात बांट रहे हैं इंडिपेंडेंस की, ठीक है। अब ये वॉर हो गया तो मोर देन $1 बिलियन लिवरेज, ठीक है, ये वहां की करेंसी से, अपन रुपए बोलते हैं ना, वैसे बिलियन लिवरेज टू डेट, मतलब इतना इनके ऊपर कर्जा हो गया। तो पहले ही खुद के ठिकाने थे नहीं, और ऊपर महान बनने चले, तो महान बनने के चक्कर में और नुकसान में आ गए। तो ये सारी कहानी चली। फिर अब देखो अब क्या होगा, बहुत बहुत ही सिंपल सी चीज, राजा ने देखा कि यार भाई देखो अपनी तिजोरी तो खाली हो गई है, तो क्या किया करना चाहिए इसके लिए। तो सब लोगों ने सोचा कि राजा साहब आप बताओ। तो राजा ने बोला यार काम करो, ज्यादा टेंशन मत लो,
वो बेचारे गरीब लोग बैठ के टैक्स भर रहे हैं, उनका टैक्स बढ़ा दो, ठीक है। पहले 100 रुपए दे रहे थे, 1000 रुपए मांगो उनसे। तो कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला कि यार देखो सिंपल है, ठीक है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो उन्होंने क्या किया कि टैक्सेस बढ़ा दिया, ठीक है। अब टैक्सेस जो है वो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी भरता है। तो कैसा क्या होता था फ्रांस के अंदर उस टाइम पे कि सब लोग टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक है, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी टैक्स भरती है। तो सारा लोड तो उसके ऊपर आ गया, और ये राजा खुद जो यहां बैठ के डिसीजन ले रहा है, और इसकी पूरी मिनिस्ट्री, इसकी पूरी जो राजघराने के लोग हैं, उनमें से एक भी बंदा टैक्स नहीं भरता है। तो ये डिसीजन उनके लिए ले रहे हैं जो टैक्स बेचारे भर रहे हैं, है ना, और उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, और वो बेचारे लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको बस टैक्स भरना है, इनकी ये जो भी जुल्म करे वो सहना है। तो वो चीज चलती रही। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब फ्रेंच सोसाइटी जो है 18th सेंचुरी के अंदर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। तो जो मैंने बोला ना भी सेक्शन, जैसे भाई सब जगह होता है, जैसे हमारे पे भी था, है ना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, मतलब कास्ट वाइज डिवाइड कर रखा था कि सबसे ऊंची कास्ट ये हो गई, सबसे लोअर कास्ट ये हो गई। हमारे इंडिया में पहले ऐसा चलता था, तो इसलिए 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस में ऐसी चीज थी। तो सबसे पहला एस्टेट जो था वो था क्लरी। अब ये क्लर्जी लिखा है, पर इसको कुछ लोग क्लरी भी प्रोनाउंस करते हैं, पर हमको कैसे याद रखना है, क्लर्जी, ठीक है। भले ही क्लैरी हो, हमको क्या लेना देना, हमको लिखना क्लर्जी है। तो ये चर्च के लोग थे। चर्च के लोग मतलब जो प्रीस्ट हो गए, ठीक है, जैसे समझ रहे हो, जो भी चर्च के अंदर जो भी प्रीस्ट हो गए, बहुत ही हाई पोजीशन पे हो गए, वो सब क्लेरी वाली कैटेगरी के अंदर। सेकंड एस्टेट, ये एस्टेट बोलते थे, है ना, कास्ट वास्ट नहीं बोलते थे, एस्टेट वर्ड बोलते थे। सेकंड एस्टेट मतलब इनके थोड़ा सा नीचे आ गए नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब जो भी वॉरियर्स हो गए, रॉयल्टी हो गए, राजघराने के लोग हो गए, जितने भी मतलब वही जितने भी राजघराने के हो गए, जो राजा महाराजा हो गए, वो सब इसके अंदर आ गए। तो चर्च वाले इसमें आ गए, नोबिलिटी इसमें आ गए, और थर्ड एस्टेट में बाकी सारे लोग। बाकी सारे लोग मतलब कि बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, पेजेंट्स, गरीब लोग, अमीर लोग, जितने भी जो चर्च को और राजघराने को बिलोंग नहीं करते, वो सारे थर्ड एस्टेट में आ गए। तो 3 एस्टेट समझ में आ गए कौन कौन से थे। पहला एस्टेट चर्च यानी कि क्लरी, सेकंड क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी जहां पर राजघराने के लोग रहते हैं, और थर्ड एस्टेट कौन सा हो गया, थर्ड एस्टेट हो गया जहां पे बाकी सारे लोग होते हैं, ठीक है। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लरी और नोबिलिटी, इन्होंने बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय की। क्यों लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय की, क्योंकि भाई ये बिल्कुल टॉप क्लास में है, ठीक है, ये बिल्कुल टॉप के लोग हैं, तो इन्होंने बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय की। और दिक्कत यह है कि जो पहले के 2 एस्टेट्स थे, ये बहुत ही सारे प्रिविलेजेस खुद से लेते थे, मतलब बाय बर्थ इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस देखने को मिलते थे जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। तो बेसिकली अभी समझो फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है कि फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कि जो मतलब टॉप बॉटम वाला जो होता है ना, वर्टिकल अप्रोच। वर्टिकल अप्रोच मतलब कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास थे, और थर्ड एस्टेट वाले कुछ नहीं करते बेचारे, बस सुनते थे कि हाँ महाराज आप जो बोलो वो सही। ये हरकत चलती रहती थी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1789 का जो पीरियड है, इसके पहले जो भी फ्रांस में होता था उसको हम ओल्ड रेजिम बोलते थे, ठीक है। तो हमने दो, जैसे इंडिया में कैसे है प्री ब्रिटिशर्स और पोस्ट ब्रिटिशर्स, है ना। तो प्री ब्रिटिशर्स मतलब 1947, मतलब ब्रिटिशर्स के पहले वाला, ब्रिटिशर्स के साथ वाला, और पोस्ट ब्रिटिशर्स मतलब उनके जाने के बाद वाला, ठीक है। तो ऐसे करके बात समझ आ गई। तो 1789 के पहले फ्रांस को हम ओल्ड रेजिम बोलते हैं, इसके बाद वाले पीरियड को हम न्यू रेजिम बोलते हैं। हालांकि इस पॉइंट का यहां पे कोई लेना देना नहीं, बस ये याद रख लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसा होता था। तो अभी तुम समझ में आ गए, अभी तुम्हें बात समझ आ गई कि क्या हो रहा है कि भाई 2 एस्टेट्स हैं जो कि ज्यादा पावरफुल हैं, और एक एस्टेट है बेचारा जिसका इसमें कोई पावर नहीं है। ये 2 एस्टेट्स इस एक एस्टेट को परेशान करते हैं। टैक्स भरने वाला अकेला ये एस्टेट है, ना चर्च टैक्स भरता है, ना नोबिलिटी वाले टैक्स भरते हैं। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले टैक्स नहीं भरते हैं, इनको टैक्स देना ही नहीं होता। टैक्स किसको देना है, थर्ड एस्टेट वालों को। रूल कौन बनाता है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले। तो सेकंड एस्टेट वाले राजा ने बोल दिया कि टैक्स बढ़ा दो, तो उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, नॉर्मल आम इंसान के ऊपर फर्क पड़ गया। तो ऐसे ही लोग भड़कने लग गए धीरे धीरे, ठीक है। और कहानियां सुनो भाई, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था कि पेजेंट जो है 90% पॉपुलेशन के होते थे, मतलब जो थर्ड एस्टेट के अंदर भी जो पेजेंट्स थे, ये 90% पॉपुलेशन थी इनकी, ठीक है। 90% मतलब लोग पेजेंट्स थे, पेजेंट्स मतलब जो खेती बाड़ी करने वाले थे, ये 90% लोग थे। पर इनके पास में सिर्फ और सिर्फ 40% लैंड था। मतलब तुम समझो कि हर 10 में से 9 लोग पेजेंट्स हैं, है ना, हर 10 में से 9 लोग पेजेंट्स हैं। पर फिर भी जो 60% लैंड था वो नोबल्स और चर्च के पास में था, मतलब ये अमीर लोगों के पास में था। तो तुम सोचो कि 40% लैंड 90% पॉपुलेशन के पास में है, मतलब 90% पॉपुलेशन के पास में सिर्फ और सिर्फ 40% लैंड है, और जो बचे हुए 10% है, 10% लोग वो 60% लैंड होल्ड करके बैठे हैं। तो कितनी नाइंसाफी है ना। और सुनो, अब देखो जो थर्ड एस्टेट वाले हैं वो 3 टाइप के टैक्स भरते हैं। तो पहला टैक्स कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं टेथ। अब बोलोगे भैया टेथ, हाँ तो भाई इसको प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली टेथ करते हैं, पर तुम टिथे याद रखो। टिथे का मतलब, टिथे मतलब क्या होता है, देखो इतनी बात समझ में आ गई कि सिर्फ थर्ड एस्टेट टैक्स पे करता है। तो थर्ड एस्टेट 2-3 टाइप के टैक्स पे करता है। जैसे हम कैसे जीएसटी भरते हैं, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, कुछ भी टैक्स जो इधर उधर के होते हैं, ठीक है, व्हीकल जो भी टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के टैक्स हम भरते हैं। तो इनकम टैक्स, तो सिमिलरली थर्ड एस्टेट को 3 टाइप के टैक्स भरने होते हैं। पहला टैक्स जिसको हम बोलते हैं टिथे, टेथ, पर मैं टिथे ही बोलूंगा ताकि तुम्हें टिथे याद हो जाए, ताकि तुम स्पेलिंग लिख पाओ। टिथे जो टैक्स था वो था जो
थर्ड एस्टेट वाले चर्च को देते थे, है ना। तो थर्ड एस्टेट वाले चर्च को जो टैक्स देते थे उसको हम टिथे बोलते थे। ये क्या है, दिस इज द टैक्स लेवाइड बाय द चर्च, यानी कि चर्च जो है वो टैक्स वसूलता था। और ये टैक्स कितना होता था, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब मान लो कि इस साल तुमने लेट से कि 10,000 तो नहीं, 1000 लिवरेज की तुम्हारी प्रोड्यूस हुई है, तो उसका 1/10, उसका जो भी 1/10 पोर्शन है, 1/10 मतलब भाई 1000 लिवरेज है, 1000 का 1/10 कितना हो गया, 100 लिवरेज। तो 100 लिवरेज टैक्स तुमको देना रहेगा, तुम्हें सिर्फ 900 लिवरेज मिलेंगे। मतलब तुम 900 रखोगे, बाकी 100 तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये टैक्स किसको देंगे हम, मैं थर्ड एस्टेट का आदमी हूं, मैं ये टैक्स किसको दूंगा, मैं दूंगा फर्स्ट एस्टेट वालों को, यानी कि चर्च को। सेकंड जो टैक्स है वो होता है टेल टैक्स किसको देते हैं हम, सेकंड एस्टेट को, ठीक है। सेकंड एस्टेट इसका मतलब कि डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट को देता था, जो सरकार को जा रहा होता था। तो पहला टैक्स जैसे कि हमने एक तरीके से चढ़ावा ही देता है चर्च वालों को, दूसरा टैक्स जो कि हमको स्टेट को देना है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए देना है। और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत सारे थे, जैसे कि भाई सॉल्ट, टोबैको, ब्रेड, इन सब जो रेगुलर चीजों पर टैक्स लगता है, जैसे हमारे पे जीएसटी लगता है ना, वैसे वहां पर ये टैक्स भी देना होता था। तो हमारा तो सिर्फ जीएसटी लगा है, पर इनको ये टैक्स भी देना है, ये टैक्स भी देना है और ये टैक्स भी देना है। मतलब बेचारे टैक्स ही भरते रहे। और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले जो कि सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, वो एक कौड़ी टैक्स नहीं दे, है ना। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो क्या हुआ कि भाई जितना भी फाइनेंस, जितना भी स्टेट चलाने का खर्चा था, मतलब तुम तुम्हारे महल के अंदर रहीसी झाड़ लो, तुम जाके वॉर लड़ लो, तुम जाके बाकी कॉलोनीज की हेल्प कर दो, तुम जाके दानवीर बन जाओ अमेरिका के सामने, तुम ये सब बिल्कुल एंजॉय करो, अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल, हजारों नौकर चाकर रखो, और इन सबका खर्चा कौन उठाए, इन सबका पैसा कहां से आए, थर्ड एस्टेट वालों से, जो बेचारे खुद गरीब हैं। तो वो पैसा जुटा जुटा के इनको पैसे देते जाए और ये बढ़िया खर्चा करते जाए, है ना। यही तो सिंपल सा लॉजिक चल रहा था यहाँ पे। तो फिर थर्ड एस्टेट वालों की चमक गई, सटक गई थोड़ी से। क्या हुआ कि भाई सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल आ गया। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले तो फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ गई 23 मिलियन से 28 मिलियन। तो 1715 में इसकी 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, अब 5 मिलियन बढ़ गई। 1789 के टाइम पे 28 मिलियन हो गई। तो क्या हुआ कि भाई लैंड तो उतना ही है, कुछ खास डेवलपमेंट हो भी नहीं रहा है, तो फूड प्रोड्यूस तो उतना ही है, अब प्रोड्यूस उतना ही है और पॉपुलेशन बढ़ गई, तो भाई सप्लाई कम हो गई ना। मतलब पहले 100 अनाज उग रहा था और कंज्यूम करने वाले 1000 लोग थे, अभी भी 100 ही अनाज उग रहा है पर कंज्यूम करने वाले 10,000 लोग हैं। तो तुम सोचो कि उस 100 अनाज की वैल्यू कितनी बढ़ गई, समझ रहे हो, है ना। जैसे हमारे पे ऐसा होता है कि मान लो कि टमाटर बहुत सारे आ गए, कंज्यूम करने वाले तो उतने लोग हैं, पर मान लो कि कभी टमाटर की कमी हो गई या फिर हमारी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, तो टमाटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए जो नॉर्मल चीजें हैं उनकी, जो फूड ग्रेन्स, उनकी जो हमारी क्या बोलते हैं उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई, क्योंकि भाई प्रोडक्शन इतनी तेज हो नहीं पा रहा था, है ना। अब थिंग्स जो है, अब क्या हुआ कि ड्रोट भी आ गया, इसी टाइम पे ड्रोट आ गया, मतलब सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण और हार्वेस्ट बेकार हो गया, तो फिर प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर बेसिक लाइवलीहुड की चीजें भी एंडेंजर हो जाती है, मतलब मुश्किल हो जाती है मिलना, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर रोटी मिलना मुश्किल है, कपड़ा भी तुम्हें मिलना मुश्किल है, और मकान भी, यानी कि छत भी तुम्हारे लिए मुश्किल है। इस कंडीशन को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रांस इस समय इस कंडीशन में उतर चुका था कि उनको बेसिक लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान की, वो ही पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हार्वेस्ट बेकार था, ठीक है। लोग, गरीब लोग तो ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, डिसीजेस फैलने लग गई थी, ये सारी चीजें एक साथ समस्या आन पड़ी फ्रांस के ऊपर। तो अब अच्छा, एक रेवोल्यूशनरी नाम का कंसेप्ट है। तो क्या भाई लोगों ने लड़ाई नहीं की, बिल्कुल लड़ाई की। लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स में पहले लड़ाई की, पर इनके पास में कोई ज्यादा प्रोग्राम्स नहीं थे, ज्यादा दिमाग नहीं था, ज्यादा इनके पास में रिसोर्सेस नहीं थे कि बड़ी लेवल पे चीजें कर पाए। तो ये रेवोल्यूशनरीज बनी, छोटी छोटी रेवोल्यूशनरीज बनी कि भाई प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, पर सरकार वाले भाई ऐसे करके भगा दिया। तो बेचारे फिर बैठ गए, क्योंकि उनके पास में वैसे भी ज्यादा नॉलेज था नहीं, ज्यादा रिसोर्सेस थे नहीं, तो ये ऐसे ही बैठ गए। तो रेवोल्यूशनरीज ने कोशिश तो बहुत की, पर कुछ हो नहीं पाए, ठीक है। अब आते हैं भाई इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास। इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास मतलब कि अभी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो धीरे धीरे थोड़े डेवलप होने की कोशिश की उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसे तो काम चलने नहीं वाला, तो अपने काम करते, जो देखो अब भगवान ने अपने ऊपर इतनी समस्याएं दी ही हैं, तो समस्या हैंडल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मिडिल क्लास के लोगों ने यही किया, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश की, अच्छे बिजनेसमैन बने। तो ऐसा नहीं कि भाई थर्ड एस्टेट के अंदर लोग जो थे वो बिल्कुल ही गरीब थे। मैं क्या कह रहा हूं, थर्ड एस्टेट के अंदर नोबिलिटी, राजघराना और चर्च, इनको छोड़ के बाकी सारे लोग थे, जो बड़े बिजनेसमैन भी थे, वो भी थर्ड एस्टेट में थे, ठीक है। तो मिडिल क्लास जैसे कि भाई कैसे लॉयर वगैरह बनने लग गए, मैन्युफैक्चरर्स बन गए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे जो प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने ओवरसीज ट्रेड करना चालू किया, मतलब ये ओवरसीज भी ट्रेड करते थे, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी चलता था, तो इन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। और सबको ऐसा लगता था कि एजुकेशन, मतलब सब लोग एजुकेटेड, और जो भी एजुकेटेड लोग थे उनको ऐसा लगता था कि भाई किसी के भी पास में कोई भी प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब क्या है कि भाई बस इसीलिए क्योंकि तुम एक बड़े परिवार में जन्म लिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे पर कुछ भी कर सकते हो। मतलब तुम सोच रहे हो कि भाई लुई 16 20 साल का है वो, और 20 साल का बंदा इन 50 60 साल के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक बड़े राजघराने में पैदा हुआ है।
तो जो थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे ना, इनको ऐसा मानना था, कुछ लोग तो मान जाते थे कि भैया राजा हैं, वो जो बोले वो सत्य है, पर कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे वो बोलते थे कि भैया तुम बेवकूफ मत बनो, उसका सिर्फ जन्म हुआ है बड़े परिवार में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी सारी बातें मानने लग जाओ। तो ये लोग जो है वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे थे मिडिल क्लास के अंदर से, ठीक है। अब कुछ फिलोसोफर्स भी थे। अब क्या हुआ, देखो हमेशा भाई फिलोसोफर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी फिलोसोफर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि फिलोसोफर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आइडियाज को। भाई मैं तुम्हें कोई चीज बताऊं तो तुम थोड़े से इन्फ्लुएंस हो गए ना उस चीज से। मैं तुम्हें बोलूं कि भाई जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो देखो, तो तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, क्योंकि मेरी बात तुम्हें सही लग रही है, तुमको लग रहा है कि हाँ वीडियो देख के मजा आ रहा है, तो तुम मेरे वीडियो देख रहे हो। तो मैं एज अ फिलोसोफर एक्ट कर रहा हूं कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं कि भाई मेरे वीडियो देखो या फिर ये आइडियोलॉजी फॉलो करो। सिमिलरली उस समय पे लोग फिलोसोफर जो थे वो एक अलग अलग आइडियोलॉजीज देते थे लोगों को कि भैया ऐसे सोचना चालू करो, ऐसे सोचना चालू करो। भाई थोड़े टाइम पहले तक तो लोगों को बिल्कुल अपनी हेल्थ वेल्थ की कोई चिंता नहीं थी। कोविड आया तो हमें थोड़ा बहुत दिखा मार्केट के अंदर कि भाई बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे, तो हमने उनका ज्ञान लिया, तो हमको पता चला कि यार अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो सिमिलरली फिलोसोफर्स है, तो फिलोसोफर जैसे कि जॉन लॉक या फिर जीन जॉक्स रूसो, ये रूसो है पर तुम्हें याद रखना तो रोशियाओ ऐसा करके याद रख सकते हो, पर ये जीन जॉक्स रूसो ये दो फेमस है। तो इन्होंने क्या क्या आइडियाज रखे, मतलब अपनी किताबों के अंदर या फिर अपने आर्टिकल्स के अंदर। फिलोसोफर क्या करते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, लेक्चर्स लेते थे, आर्टिकल्स लिखते थे या किताबें लिखते थे। तो उन्होंने कौन कौन से आइडियाज लगे, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये इनका मेजर कंसर्न था कि भाई सबके लिए इक्वल लॉज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम फर्स्ट सेकंड स्टेट को तो तुम कुछ भी करो, ठीक है। चलो जैसे कि जॉन लॉक की एक बुक थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके अंदर इन्होंने रिफ्यूट यानी कि अपोज किया इस बात का, किस बात का, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। भाई ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये ऐसी कैसे तुम्हें याद करके एग्जाम में लिखनी होगी अगर ये आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। कि रोल ऑफ फिलोसोफर पूछा जाना तो ये 3 स्टेटमेंट्स लिख दो, ये 1 और ये 3, ये 4 लिख दोगे तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी मैं यही देता हूं तुमको, ठीक है। चलो तो लॉक ने क्या बोला, रिफ्यूट डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, मतलब कि ऐसा माना जाता था कि जो राजा हैं ये इनको डायरेक्ट भगवान से सिग्नल्स मिल रहे हैं राज करने के, मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये उनका नहीं है, ये भगवान का डिसीजन है, भगवान इनके थ्रू लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। तो लोगों को ऐसे ही लगता था कि भाई ये राजा है तो भगवान ही है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। तो भाई ये जॉन लॉक ने बोला, अपनी जो उनकी किताब थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, इस किताब के अंदर उन्होंने बोला कि भाई बेवकूफ मत बनो, ठीक है, कोई भगवान का नहीं आ रहा है, वो खुद ही राज करा, तुम्हारे पर बेवकूफ बना रहा है तुमको। और दूसरा क्या था, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, मतलब कि जो राजा साहब ने बोल दिया वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, पत्थर की लकीर है, इन्होंने जो बोल दिया वो सत्य है, ठीक है। रूसो ने अपनी बुक के अंदर बात की, किस बारे में बात की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और जो उनके ऊपर राज कर रहा है उनके बीच में। अभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अभी तो जो उसकी इच्छा कर रहा है। तो एक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लिखित में होना चाहिए कि सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, ये उनका मानना था, ठीक है। फिर एक और बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू, ये भी मॉन्टेस्क्यू है, तुम कैसे याद रख सकते हो, तो ये भी एक फिलोसोफर है। तो कौन सी बुक थी इनकी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक के अंदर उन्होंने बोला कि भाई पावर जो है डिवाइड होना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर अभी। तो भाई सब फिलोसोफर्स ने अपना अपना ज्ञान बांटा कि भाई ऐसा नहीं करो जैसा तुम कर रहे हो, तुम राजा साहब को भगवान मान रहे हो, भगवान नहीं है, उन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें अब लोगों के दिमाग में आने लगी। अभी तक तो लोग मूर्ख जैसे चलते जा रहे थे जैसा चल रहा है, पर इन कुछ फिलोसोफर्स ने आके ज्ञान दिया लोगों को, तो लोगों की यार चमकी कि यार भाई अपन तो गलत कर रहे हैं तो अपनों को कुछ करना चाहिए चेंज, ठीक है। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक एग्जांपल था फ्रांस के लिए, है ना। अमेरिका के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, ठीक है। अब ये जो फिलोसोफर्स के आइडिया थे, ये नाई की दुकानों में, न्यूज़पेपर्स के अंदर और कॉफी की दुकानों पे, चाय की टपरियों पर डिस्कस होने लगे। भाई जब भी हम कटिंग कराने जाते हैं, स्पेशली लड़के बात रिलेट कर सकते हैं। खैर अब तुम बड़े सैलों में जाओगे तो अलग बात है, पर जो भी छोटी छोटी गुमटियां होती कटिंग कराएंगे, जब तुम कटिंग कराने जाते हो तो तुम्हें बहुत ज्ञान मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो जो बाल काटने वाला बार्बर होता है और जो पास में बैठा हुआ एक आदमी होता है, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। मतलब ये अगर कॉन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाए तो देश नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए, इतने इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे टाइप के ज्ञान बांटते रहते थे। भाई जो भी लेडीज होती हैं, आंटीज होती है, वो जब शाम को बाहर मिल रही हैं, ठीक है, बच्चों को खिलाने के लिए ले गई कहीं पे, तो वो भी बातें कर रही हैं। तो ये जो आइडियाज थे ऐसे ऐसे स्प्रेड होने, इंटरनेट तो था नहीं पहले, तो ऐसे ही बातचीत कर करके वर्ड ऑफ माउथ से बातें स्प्रेड होने लग गई, ठीक है। इसी टाइम पे, इसी समय के दौरान ऐसी खबर फैल गई कि लुई 16 जो है वो और टैक्सेस बढ़ाने वाला है, ठीक है। लुई 16 जो है वो और टैक्सेस बढ़ाने वाला है, ठीक है, ताकि जो एक्सपेंसेस है वो हो पाए। और अब चूंकि ये खबर फैल गई लोगों के बीच में, और लोगों ने उसी टाइम पे ये भी सुन लिया कि भाई ये जो कह रहे हो सही नहीं है ना। मतलब तुम सोचो कि ये तो चेरी ऑन द केक हो गया। पहले जो केक था वो केक क्या था, जो सारे फिलोसोफर्स की थ्योरी थी वो, इसके ऊपर चेरी क्या हो गई कि एक न्यूज फैल गई कि लुई 16 टैक्सेस और बढ़ाने वाला है।
तो अब लोगों को सही समय मिल गया कि भाई अब तो हम इसकी 12 बजा देंगे। अभी तक हमारे पास में ज्ञान नहीं था, अब हमारे पास में ज्ञान आ गया कि जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार है ये। तो अब जब इसकी एक खबर फैली तो लोगों के अंदर जो चिंगारी थी वो आग बन गई, ठीक है। और चूंकि ये चिंगारी आग बन गई तो जो रेवोल्यूशन है वो उसका आउटब्रेक हो गया, मतलब अब जो लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए और अब वो सड़कों पे उतरे और यहां से हमारी लड़ाई चालू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्या लड़ाई हुई? लुई 16 ने क्या किया, एक असेंबली बुला ली एस्टेट जनरल की नए टैक्सेस के बारे में डिस्कस करने के लिए। एस्टेट जनरल क्या होता है? एस्टेट जनरल से एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है, जो सरकार मतलब जो राजा है वो इन एस्टेट जनरल की काउंसिल से एडवाइस लेता है। एस्टेट जनरल मतलब क्या है? ये एक काउंसिल है, इसके अंदर तीनों एस्टेट्स के कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट एस्टेट के भी होते हैं, सेकंड एस्टेट के भी होते हैं और थर्ड एस्टेट के भी होते हैं, ठीक है। अब ये उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के अंदर भी हायरार्की होती है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों को, यहां पर देखो ये फोटो एक्चुअल फोटो है, तो ये हमारे राजा साहब बैठे हैं, ठीक है, ये हमारे राजा साहब बैठे हैं, ये राजा हैं, और ये जो लोग बैठे हैं इधर और इधर, ये फर्स्ट एस्टेट के हैं, ये सेकंड एस्टेट के, और जो पीछे बेचारे खड़े हैं ये थर्ड एस्टेट के हैं। तो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, इनके कुछ कुछ लोगों को बुलाया था। अब यहां पर ये एक मीटिंग कर रहे हैं, है ना, ये एक कहानी है, अब यहां से सुनते जाओ। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, है ना, राजा साहब ने मीटिंग चालू की, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे ये भी 300 थे, ये भी 300 थे, और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो 600 थे। मतलब 300 फर्स्ट एस्टेट के लोग आए थे, 300 सेकंड एस्टेट के लोग आए थे और 600 थर्ड एस्टेट के लोग पधारे थे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास में कुछ करीब 1200 लोग पधारे हुए थे उस मीटिंग के अंदर। अब क्या हुआ कि थर्ड एस्टेट के अंदर कौन कौन से लोग थे? थर्ड एस्टेट के अंदर भी जो थर्ड एस्टेट के जो हाईली एजुकेटेड और प्रॉस्परस लोग थे ना, जो अमीर लोग थे वो आए थे। थर्ड एस्टेट के बिल्कुल गरीब लोग भी नहीं आए थे, वरना वो क्या ही बात करते। तो जिनमें थोड़ी अकल थी, जो थोड़े ज्यादा एजुकेटेड थे, उनको भेजा गया, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो 600 लोग थर्ड एस्टेट के हो गए, 300 फर्स्ट एस्टेट के हो गए और 300 सेकंड एस्टेट के हो गए और राजा साहब हो गए, ठीक है। तो ये सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलो उसके पहले थोड़ा लेट्स ये एक एक्सरसाइज करते हैं हम, है ना, तो ताकि तुम थोड़ा कमेंट करो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा इधर उधर की बात सुनाई दे। फ्रांस के अंदर क्या हुआ कि इनजस्टिस और ये सारी चीजें हो रही थी, तो क्या तुम और भी इंडिया के अंदर ऐसी चीजें ढूंढ सकते हो जहां से लोगों को चिंगारी मिली, जहां से लोग इग्नाइट हुए? भाई अत्याचार तो ब्रिटिशर 200 साल से कर रहे थे, पर ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पर लोग फ्रस्ट्रेट होकर सड़कों पे आके लड़ाई स्टार्ट कर दी? जैसे अभी हमने आउटब्रेक ऑफ, अभी तक भी फ्रांस के अंदर बहुत दुख दर्द चल रहा था, पर एक इंस्टेंट ऐसा है ना जहां पर आउटब्रेक हुआ, वो इंस्टेंट जो मैं बताने लगा अभी। तो क्या तुम्हें पता है इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा इंस्टेंट होगा? ये तुम्हारी बुक में नहीं, बस ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम फॉलो कर सकते हो। अब क्या हुआ, ऐसा रूल बना दिया राजा ने कि हर एस्टेट के पास में एक वोट है। मतलब ये 300 लोगों का जो फर्स्ट एस्टेट है ये भी एक वोट देगा, मिला के कंबाइंड, इनका कंबाइंड एक वोट है, सेकंड एस्टेट वालों का कंबाइंड एक वोट है और थर्ड एस्टेट वालों का कंबाइंड एक वोट है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं भरना है, तो वो तो हाँ 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 कर देंगे। तो मतलब कुल मिला के तुम्हारे पास में सिर्फ 3 वोट्स हैं टोटल। 3 वोट्स में से अगर 2 लोगों ने हाँ कर दिया, यानी कि 2 वोट्स ने हाँ कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले हाँ कर देते तो वैसे ही टैक्सेस बढ़ जाते, थर्ड एस्टेट की कोई वैल्यू ही नहीं। तो फिर भाई थर्ड एस्टेट वाले को क्या पागल समझ रखा है हमको? तो थर्ड एस्टेट वाले ने बोला कि भाई एक एस्टेट को एक वोट मत दो, एक इंसान को एक वोट दो। एवरी पर्सन शुड हैव 1 सिंगल वोट, ताकि टोटल 1200 वोट्स निकल के आए और उसमें से फिर डिसाइड करें कि मेजोरिटी का डिसीजन हो रहा है। तो राजा ने बोला चलो ऐसे ठीक है, राजा ने बोल दिया कि नहीं होगा ऐसा, तुमको जो करना है कर लो। तो थर्ड एस्टेट वालों की अब चमक गई। अभी तक तो सब सुन लेते थे, पर अब चूंकि लोग थोड़े पढ़े लिखे हो चुके थे, तो थर्ड एस्टेट वालों ने बोला कि चलो ऐसे हम भी तेरी बात नहीं सुनेंगे। तो वो वहां से बिल्कुल बाहर निकल के गुस्से में, ये जो काउंसिल हो रही थी ना यहाँ पे, ये जो काउंसिल हो रही थी, इसमें से थर्ड एस्टेट वाले निकल गए बाहर। अब आती है डेट 20 जून 1789 की। अभी तक हम कहां देख रहे थे भाई? अभी तक हम देख रहे थे 5th में 1789 की, है ना। 5th में 1789 को ये सारी चीजें हुई और 20 जून को क्या हुआ, मतलब कुछ 1 महीने के बाद ये जो लोग वहां से बाहर निकले, इन्होंने एक काउंसिल बना ली और एक काउंसिल बना के चले गए इंडोर टेनिस कोर्ट में। कहां के? वर्सेल्स के, ठीक है। वर्सेल्स के अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड था जहां पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। वहां पर थर्ड एस्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो वहां से गुस्से में बाहर आ गए थे, वो सब यहां पे इकट्ठा हुए। इन्होंने बोला कि हम तब तक नहीं जाएंगे यहां से जब तक कि जो राजा है अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। मतलब कुल मिला के इन्होंने बोला कि हम यहीं पे धरना करेंगे, हम यहीं पे लड़ाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक कि राजा की पावर्स लिमिटेड नहीं हो जाती, अपना बिल्कुल राज चलाना बंद ना कर दे, तब तक हम यहीं रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को स्पोक्समैन कंसीडर कर दिया पूरे फ्रेंच नेशन का, और इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली कंसीडर कर दिया। मतलब उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं, और कसम खा ली कि हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक राजा एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेता और जो मोनार्क है उसकी पावर लिमिट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इनको लीड कौन कर रहा था? जो पूरी नेशनल असेंबली थी, यानी कि जो थर्ड एस्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी, इनको लीड कौन कर रहा था? तो इनको लीड कर रहे थे, एक लीडर था मीराबियो,
ठीक है। मेरा भी जो था वो खुद सेकंड स्टेट के, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में सभी लोग खराब है, ठीक है। हमने भी देखा कि जब लोग हमारे यहाँ पे भी लोग प्रताड़ित कर रहे थे तो कुछ राजघराने के लोग थे जो कि अच्छे थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे जो कि अच्छे थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ लोग थे जो अच्छे थे। मीरा भी सेकंड स्टेट के, ठीक है। एबेसियस ये फर्स्ट स्टेट के, ये खुद एक प्रीस्ट है, खुद एक प्रीस्ट है, फिर भी इन्होंने यहां पर लोगों को सपोर्ट किया क्योंकि इनको पता था कि जो ये सरकार कर रही है वो गलत है, ठीक है। ये चीज हुई। अब जब ये नेशनल असेंबली बन रही थी, मतलब ये 20 जून के आसपास ये सारी चीजें चल रही थी कि भाई इन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस समय पूरे फ्रांस में क्या हो रहा था, क्योंकि भाई फ्रांस का माहौल तो खराब ही चल रहा था। तो इस समय पे फ्रांस में क्या क्या चीजें हो रही थी, तो सबसे पहली बात तो फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं पूरे फ्रांस में टर्मोइल मतलब कि बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट थी कि अब पता नहीं क्या होगा, नेशनल असेंबली बन तो गई है पर क्या राजा की पावर कंट्रोल में आएगी नहीं आएगी, मतलब बहुत कंफ्यूजन था कि भाई राजा कौन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमारे लिए कुछ बात होगी कि नहीं होगी, किसी के लिए होगी कि नहीं होगी। तो ये नेशनल असेंबली में बहुत ही कुछ लोग थे, पर फ्रांस की तो लाखों की पॉपुलेशन है, करोड़ों लोग हैं, ठीक है, लाखों लोग हैं। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई करना क्या है। पर और उसी टाइम पे सीवियर विंटर आ गया, मतलब बहुत ही खतरनाक ठंड आ गई और इसके कारण जो हार्वेस्ट था वो भी खराब हो गया। अब चूंकि हार्वेस्ट खराब हो गया तो अगेन प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई तो क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो बाहर लाइनें लग गई। मतलब जो नॉर्मल दुकानें होती है ना, जैसे कि ब्रेड की दुकानें हो गई, इस टाइप की जो बेकरी होगी जहां पर ब्रेड वगैरह मिलता है, रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं, ठीक है, ब्रेड हो गया, अंडे हो गए, सारी चीजें मिलती हैं, वहां पर बहुत भीड़ लगने लग गई क्योंकि विंटर था और इसके कारण हार्वेस्ट बेकार है तो की क्वांटिटी बहुत कम थी, अब है ना, सप्लाई बहुत कम था, तो भीड़ बहुत उमड़ने लग गई। और जो भीड़ थी वो इतनी पागल हो गई कि अब वो शॉप्स लूटने लग गई। अब उन्होंने तोड़ दिए गेट, तोड़ दी लाइन और बिल्कुल लड़ाई पे उतर आए, ठीक है। तो क्या हुआ कि दे स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप, जितनी भी औरतें थी, विमेन, एंग्री विमेन जो भी वहां पर लेने गई थी, वो पूरी तरीके से बिल्कुल शॉप्स के अंदर स्टॉर्म, बिल्कुल अंदर घुस गई, चलो भागो नहीं ऐसे, मतलब बिल्कुल हाथापाई मच गई वहां पे, ठीक है। और इसी टाइम पे राजा ने सोचा कि भाई ये क्या चल रहा है मतलब ये तो लड़ाई झगड़े पे आ गए, तो राजा की थोड़ी सी फट गई। राजा ने बोला कि राजा ने अपनी ट्रूप्स को पेरिस में भेज दिया, ठीक है। तो जो भी अपराइजिंग ओवर, मतलब ये जो भी हो रही थी ना, जो भी समस्याएं आ रही थी फूड शॉर्टेज के कारण, जो भी लोग ऐसे पागल हो गए थे, सड़कों पे आ गए थे, उनको रोकने के लिए राजा ने बोला कि भाई फटाफट जाओ भाई ट्रूप्स लेके और इनको रोको। राजा की फट गई क्योंकि, ठीक है। अब क्या हुआ 14 जुलाई को, अब देखो ये सारी चीजें टाइम लेते, ऐसा नहीं कि 20 जून को बैठे तो बस ऐसे खाना खाते खाते पेपर पढ़ते पढ़ते बोला कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। तो अब आगे हम 14 जुलाई पे, 14 जुलाई पे क्या हुआ कि जितनी भी रेवोल्यूशन थी, है ना, जितनी भी अब जो रेवोल्यूशनरीज थी, यानी कि अब जो रिवॉल्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बिल्कुल ही नई चीजें चालू कर दी। उन्होंने बोला कि भाई हम तो तोड़फोड़ करेंगे, अब जब तक ये राजा साला हटेगा नहीं तब तक हम तो तोड़फोड़ करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पूरा एक बेस्टिल प्रिजन था, एक जेल थी, प्रिजन थी, ठीक है, कैद खाना था, उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ के जितने भी यहां पर प्रिजनर्स थे उन सबको आजाद कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दो कि ये जो लोग थे ये गए तो थे बेस्टिल तोड़ने के लिए ताकि सारे के सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सारे आजाद हो जाएं और वापस सरकार के खिलाफ अलग अलग बातें फैलने लग जाए। पर यहां पर सिर्फ 7 ही कैदी थे, ठीक है, मात्र 7। तो गए तो थे बड़े हीरो बन के कि हम तो तोड़ देंगे प्रिजन इनका, पर वहां से सिर्फ 7 ही कैदी निकले ठीक है। तो दिक्कत वाली बात होगी, पर फिर भी इन्होंने बहुत सारे गन्स मिल गए, हथियार मिल गए, सारी चीज मिल गई। देखो बेस्टिल ये पूरा तोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। अब कंट्री साइड में क्या हो रहा था, अब हम अलग अलग जगह पे देखते हैं कि भाई ये जो रिवॉल्ट चल रहे थे तो अलग अलग जगहों पर कैसे चल रहे थे। जैसे कंट्री साइड में, तो कंट्री साइड के अंदर क्या हो रहा था, कंट्री साइड में हो गया था कि भाई ऐसे अफवाह फैल गई, सच बात नहीं है, पर अब देखो जब कुछ बुरा हो रहा होता है, मान लो कि अब पूरी वॉर की सिचुएशन आ गई यहां पर, है ना, लोग जो बिल्कुल रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है अफवाह भी फैलेंगे, कुछ लोग अपना अपना ज्ञान भी देके चलाएंगे, कुछ झूठी बातें भी करके चलाएंगे। तो एक अफवाह ऐसी फैल गई कि लॉर्ड ऑफ द मैनर, यानी कि जो वहां के जमींदार लोग हैं, उन्होंने बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, यानी कि वो थोड़े गुंडे मवाली थोड़े हायर कर लिए हैं, किसके लिए, ताकि ये जो जितने भी क्रॉप्स हैं जो कि अब पक चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि जो बेचारे पेजेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, इनका नुकसान हो जाए। तो ऐसी अफवाह फैल गई, मान लो कि मैं एक पेजेंट हूं, है ना, तो मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त को, भाई तूने सुना वो जमींदार है ना, वो जो जमींदार लोग हैं, महाराज लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने गुंडे अम्मा वाली हायर कर ली अपनी जितनी भी ये जो फसल है उसको खराब करने के लिए। सो जाग कैलाश जाग, ठीक है तो वो बोलेगा अच्छा ऐसा हो गया, तो फिर इनका दिमाग खराब हुआ। अब भले र्यूमर था तो सब लोगों को डर लग गया कि ये आके हमारे क्रॉप्स खराब कर देंगे, अब तुम करके बताओ सालो, ठीक है। तो क्या किए, सबके सब गए और इन्होंने चैट्यू, अब इसको अगेन चैट्यू बोलते हैं, तुम इसको चैटियोक्स करके याद रख लो जैसे तुम्हारी इच्छा। अटैक द चैट्यू, तो बेसिकली क्या हुआ कि वहां के जो हर स्टेट के जो राजा होते हैं, नोबलमैन होते हैं, उनके घरों पर अटैक कर दिया,
ठीक है, क्योंकि लोग डर गए थे कि ये बड़े बड़े लोग आके हमारी फसलों को काट देंगे, इसके पहले ही हम इन पे अटैक कर देते हैं। तो इस अफवाह के मारे उन्होंने बड़े बड़े कैसल्स और यहां पर अटैक कर दिए, ठीक है, पूरा उनके जो घर थे उनको लूट कर, मतलब उनके घर में लूट मचा दी। उन्होंने जितने भी ग्रेन्स पकड़ रखे थे अपने पास में, उनके घर में जो बड़े बड़े अनाज के जो बिल्कुल वो होंगे, बोरे होंगे, वो सारे इन्होंने जला मारे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे कंटेनिंग मेमोरियल ड्यूज, मतलब मान लो कि मैं एक पेजेंट हूं, मैंने जमींदार से कुछ लोन ले रखा है, मेरी जमीन उसके पास में, उसके नाम पे जो कुछ भी है ना। अब मान लो कि मैंने उससे लोन ले रखा है, मैं उसके घर में गया, मैंने वो कागज ही जला दिया जिस पे लिखा होता है कि मैंने लोन ले रखा है ना, तो मैं तो भाई लोन फ्री हो गया। अभी तो इंटरनेट है खैर, पर मान लो कि इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ कागजों पर बातें लिखी हुई है कि इसने मुझसे इतने उधार लिए, मैंने वो कागज ही जला दिया, तो फिर तो मैं चिल हो गया ना लाइफ में। तो ऐसे लोगों ने कागज भी जला दिया, ठीक है। बहुत सारे जो नोबल्स थे उनको डर लग गया, बड़े बड़े लोगों को डर लग गया, तो वो अपने परिवार को लेकर घर से भाग गए, ठीक है। अब लुई 16 को लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है मतलब ये तो मेरे ही परिवार वालों के साथ, या मेरी जो राजघराने में जो लोग हैं, या मेरे ही जो पॉलिटिक्स के, मेरी जो पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के साथ में ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं रिकॉग्निशन दे देता हूं, मतलब जो नेशनल असेंबली जो खुद को बोल रही थी अभी तक कि हम नेशनल असेंबली है, तो अब लुई 16 ने भी बोल दिया कि हाँ भाई तुम नेशनल असेंबली हो, बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। तो लुई 16 की फट गई यार, अब इतने में तो डर जाएगा कोई भी इंसान इसे कि मतलब बिल्कुल लोग ऐसे पागल हो रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो लुई 16 ने बोला कि ठीक है, अब मेरी जो पावर है तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो और उसके अंडर ही मैं अपनी पावर रखूंगा, ठीक है, मतलब मैं अब अनसेंट पावर नहीं रखूंगा, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर जो है चेक होती रहेगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, चेंजेस आफ्टर द अब यहां पर जो है प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हो गई हमारी नेशनल असेंबली। अभी तक जो नेशनल असेंबली के लोग थे उन्होंने खुद बोल रखा था कि हम नेशनल असेंबली है, पर अब राजा ने भी मान लिया कि भाई ठीक है तुम नेशनल असेंबली हो। तो अब नेशनल असेंबली प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हो गई है ना। तो अब नेशनल असेंबली ने एक मतलब एक वो पास कर दिया, डिक्री यानी कि डिक्री, ये डिग्री नहीं है, डिक्री है। डिक्री का मतलब एक लीगल अनाउंसमेंट कर दी कि मतलब प्रॉपर इसका तुम डेफिनेशन बस इतना है, डिक्री का मतलब ये होता है कि लीगली हमने कोई सी चीज पुट फॉरवर्ड कर दिया, मतलब हमने एक प्रपोजल डाल दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। फ्यूडल मतलब वही टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन मतलब कि मैं तुमसे ऊपर हूं, मैं फर्स्ट एस्टेट का हूं, तू थर्ड एस्टेट का, चल भाग यहां से। तो ये चीज एस्टेब्लिश करने की, मतलब ये चीज डिमोलिश, हटाने, एबोलिश करने की कोशिश की कि भाई ऐसा नहीं होगा आपसे कि अब तुम फर्स्ट एस्टेट को तो साले हमारे थर्ड एस्टेट के ऊपर कुछ भी करो, ठीक है। और टैक्सेस भी, तो टैक्सेस भी ऐसा नहीं कि तुम मनमर्जी से कुछ भी हमसे वसूल लो, ठीक है। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, जो भी क्लर्जी के मेंबर्स थे, उनको बोला कि तुम भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ो, चलो। अब सब जब पिट रहे ना तो सब लाइन से पिटोगे, अब तुम जितने भी तुमने हमारे ऊपर अत्याचार किया अब तुम्हारी सब लाइन से निकालेंगे, ठीक है। पर मेरी बात सुनो, अगर तुम अभी तक की कहानी सुन रहे हो और तुमको लग रहा है कि हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, अब तो रिवॉल्ट हो जाएगा और रिपब्लिक आ जाएगी, ना ना ना, तो तुम गलत हो, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो हम मूवी बनाएंगे इसका पर 3D के अंदर, चलो। पर कास्टिंग का हमारे पास बजट नहीं है तो मैं खुद ही एक्टिंग कर लूंगा। तो क्या हुआ, ठीक है, टेथ्स है ना, टीथेस जो तुम बोला, वर एबॉलिश एंड लैंड ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि चर्च ने जो भी लैंड होल्ड कर रखा था उसको अब उनसे छीन लिया गया, कि भाई चर्च के पास जो लैंड था ना वो भी छीन लिया गया उनसे, ठीक है। तो जो ज्यादा उड़ रहे थे कि हमारे पास तो बहुत जमीन है, जो वही जो मैंने बताया ना तुमको कि 10% पॉपुलेशन के पास में 60% लैंड है, तो वो अब धीरे धीरे करके लोगों ने वसूलना चालू कर दिया वापस से, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है वो एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज के एसेट्स एक्वायर किए। तो सरकार को पता चला कि यार इतने सारे पैसे थे इनके पास में, ठीक है, मतलब हम इतनी चोरी करते थे, तो इनको तब रियलाइज हुआ, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, अभी भी कंप्लीट रिपब्लिक नहीं बना पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अभी तक एब्सोल्यूट मोनार्क था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर्स चलेंगे, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट है वो 1791 में कंप्लीट कर दिया। बहुत साल लगते हैं भाई, ऐसा हलवा थोड़ी ना है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव इसका बस एक था कि भाई ये जो मोनार्क है इसकी पावर्स कम हो, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। ये जो पावर्स थी इंस्टेड ऑफ किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय इन्होंने बोला कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब चलो फटाफट बताओ कि किसकी बुक का आइडिया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मैंने अभी 3 फिलोसोफर्स बताए थे, ठीक है, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क। अब बताओ इन तीनों में से किसका है कमेंट्स के अंदर कि इन तीनों में से किसकी बुक के अंदर ये चीज आई थी, या कोई और थे उनकी बुक के अंदर आई थी। अब क्या हुआ कि जो फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, ठीक है। पर अब दिक्कत कैसी आई, तो जो पावर मेकिंग थी वो नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई। अब नेशनल असेंबली जो थी वो लॉ मेकर बन गई। अभी तक राजा बना रहा था, अब नेशनल असेंबली लॉज बनाएगी, ठीक है। तो नेशनल असेंबली के अंदर भी ऑब्वियस बात है कुछ लोग ही होंगे, तो अब नेशनल असेंबली के लोग कौन कौन थे वो भी देख लेते हैं। तो नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, किसके कारण, किसके थ्रू, मेन, मतलब विमेन का इसमें भी कोई रोल नहीं था,
और वो ही मैन को वोट करने का अधिकार है, यानी कि वो ही मेल्स वोट कर सकते हैं जिनकी एज पहले तो 25 साल से ऊपर है, और दूसरा वो टैक्स भरते हैं इक्वल टू 3 डेज ऑफ लेबर वेज। मतलब उन्होंने कॉस्ट फिक्स कर ली, ठीक है, कि भाई मिनिमम तुमको अपनी 3 दिन की दिहाड़ी जितना पैसा जो है वो एज टैक्स भरना पड़ेगा, तभी हम तुमको वोट देने का अधिकार देंगे। तो अभी भी तुम देखो बिल्कुल इक्वालिटी नहीं आई ना। हाँ, तो बस ऐसे अब तुम देखते रहो कि अब कितना मजा आएगा। तो अभी भी इक्वालिटी नहीं है, लोग लड़ झगड़ के आ तो गए, पर अभी भी विमेन के पास में इक्वालिटी नहीं है। गरीब जो लोग थे वो तो टैक्स भर नहीं सकते थे इतना, तो गरीब लोगों के पास में भी कोई इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अच्छा, अब जो लोग टैक्स भर सकते थे, यानी कि मेन अबव 25 ईयर्स हु पे टैक्सेस वर्थ 3 डेज ऑफ लेबर वेज, इनको हमने एक नाम दिया एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन वो होते हैं जो कि एक्टिवली वोटिंग वाली प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। और बाकी जो सिटीजन हो गए, जैसे विमेन हो गए और बच्चे हुए जितने भी मेन हैं, ये सब पैसिव सिटीजन हो गए। बच्चे हो कौन कौन से? पहली बात जो 25 साल से नीचे हैं वो सारे पैसिव सिटीजन हैं। 25 साल से ऊपर है, 25 साल से नीचे सारी ही महिलाएं पैसिव सिटीजन हो गई। और वो लोग जो कि 3 दिन जितना टैक्स नहीं देते हैं, यानी 3 दिन की अपनी दिहाड़ी जितना टैक्स नहीं देते हैं, वो भी पैसिव सिटीजन हो गए। तो कुछ ही लोग थे जो एक्टिव सिटीजन बने, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया वो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि कैसी दिखती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ये स्टार्ट होती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यही देख लो तो मैन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर जैसे हमारे पास प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल लिखा है जिसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू, सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। राइट टू जितनी भी चीजें हो गई, राइट टू एजुकेशन, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। ये सारे डिक्लेरेशन यहां पर लिखे गए, ठीक है। कौन कौन से? जैसे राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सारी की सारी चीजें लिखी गई, ठीक है। These were the rights by birth, मतलब ये तो भाई जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा और इसको तुम ले नहीं सकते हो। ये पहली स्टेटमेंट लिखी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स मतलब ये जो दे रखे हैं, ठीक है। अब इतनी कहानी समझे तो अभी तक क्या क्या होगा, फटाफट क्विक रिकॉल हो। लुई 16 था, लुई 16 ने प्रताड़ित किया लोगों की, लोग जो सनक गए, लोगों के पास में खबर आ गई कि लुई 16 और टैक्सेस बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो एक एस्टेट जनरल की असेंबली बिठाई गई। उस असेंबली के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट थे। थर्ड एस्टेट वाले डिमांड की कि भाई एक एस्टेट को एक वोट मत दो, एक इंसान को एक वोट दो। राजा ने बोला चलो भागो यहां से, तो थर्ड एस्टेट वाले भाग गए वहां से। उन्होंने फिर एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर अपना डेरा जमाया और पूरा प्रोटेस्ट करना चालू किया और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसी टाइम पे बचे हुए फ्रांस के अंदर बैड हार्वेस्ट हो गया, विंटर आ गया, तो उसके कारण प्राइसेस और बढ़ गए और राजा सुनने को तैयार नहीं था। तो जो औरतें थी, बच्चे थे, वो सब बिल्कुल पागल हो गए, शॉप्स के अंदर टूट पड़े, राजा की फट गई। राजा ने बोला कि जाओ ट्रूप्स लेके पेरिस के अंदर जाओ और लोगों को रोको। तब लोगों की और सनक गई, लोगों ने जमींदारों के घर तोड़ना चालू कर दिया क्योंकि उनके कुछ अफवाह फैल गई थी। जब उनके घर तोड़े तो राजा को लगा कि यार ये लोग जो है पागल हो गए, ये कंट्रोल नहीं होंगे, तो मैं इनकी बात सुन लेता हूं। तो राजा ने बोल दिया कि ठीक है भाई, नेशनल असेंबली तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गई और ये जो थे हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हैं वो मिल गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो, अब आगे चलते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ठीक है। अब एक्चुअली दिक्कत क्या हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बन गई है ना, अभी ये अब हम देखेंगे कि रिपब्लिक कैसे बनी, मतलब प्रॉपर रिपब्लिक कैसे बनी। तो अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, अब हम उसके आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। चलो, तो अब आगे हमारा चैप्टर 2 इस कहानी का क्या है। इसके अंदर देखो, अभी भी सिचुएशन टेंस नहीं थी, लोग अभी भी कंफ्यूज ही थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो थर्ड एस्टेट के अंदर भी जो नेशनल असेंबली थी उसमें सब लोग पार्ट नहीं ले सकते थे, वही 25 साल के ऊपर जो एक्टिव सिटीजन थे वो पार्ट ले सकते थे, ठीक है। दूसरा, लुई 16 ने भले ही कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था कि हाँ भाई तुम जो कह रहे हो सही है, पर ये लुई 16 कम नहीं था। मेरी बात सुनो, ये सीक्रेटली कुछ नेगोशिएशंस करने लग गया बाकी कंट्रीज के साथ में। मतलब देखो क्या हुआ कि मैं राजा हूं फ्रांस के एक पास वाली कंट्री का, है ना। मैं मान लो फ्रांस का नहीं, फ्रांस के एक पास वाली कंट्री का राजा हूं। अब फ्रांस के अंदर लोग जो हैं वो इतने डेवलप हो रहे हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, राजा के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो मुझे भी डर तो लग जाएगा ना। मुझे क्यों डर लगेगा कि भाई कल को फ्रांस से नॉलेज लेके, फ्रांस से थोड़ा ज्ञान लेके मेरे सिटीजन भी मेरे ऊपर वार ना कर दे, तो मुझे तो डर लगेगा, है ना। तो मैं भी डर लग गया, तो फ्रांस के आसपास की जितनी भी कॉलोनीज थी वो भी थोड़ी इनसिक्योर हो गई कि भाई जैसा फ्रांस में हुआ कल को वैसा मेरे देश में ना हो जाए, वरना लोग मुझे भी उठा के फेंक देंगे, तो मैं जो इनके ऊपर राज करता हूं वो राज खत्म हो जाएगा। तो राजाओं को डर लग गया आसपास के। तो लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 ने एक सीक्रेट नेगोशिएशन एंटर कर लिया आसपास की कॉलोनीज के साथ में। लुई 16 ने क्या किया, धीरे धीरे चुपके से बाहर वाली, मतलब अपने आसपास की कॉलोनीज के पास गया और उनको बोला कि मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, तुम और फ्रांस के अंदर अटैक करो, नेशनल असेंबली को गिरा दो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारे यहां भी कल को कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा और मुझे मेरा राज वापस मिल जाएगा और मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, ठीक है। लो मेरी ट्रूप्स लो, मेरे ही ट्रूप्स लो, मेरे ही देश की आर्मी लो और मेरे ही देश के खिलाफ लड़ाई करो, है ना। तो मतलब लुई 16 सोचो कैसे देशद्रोही कर रहा था, अपनी आर्मी का यूज करके अपनी ही कंट्री पर अटैक करवा रहा था। कितना दिमाग था इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड
जैसे कि नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया, तो प्रूशिया आसपास की जगह, तो ये कुछ ऐसे ही पैक्ट साइन करने लग गए, ठीक है, ये सीक्रेट नेगोशिएशन था, सीक्रेटली कुछ कुछ कन्वर्सेशन करने लग गए। पर क्या हुआ, दिक्कत ऐसी हुई, अप्रैल 1792 की बात है, नेशनल असेंबली को पहले ही पता चल गया कि ये ऐसी कुछ हरकत करने वाला लुई 16, तो इन्होंने पहले ही वॉर चालू कर दिया। मतलब इससे पहले कि लुई 16 बाहर की कंट्रीज के साथ में मिलकर अपनी ही कंट्री पर वॉर करता, लड़ाई करता, जंग का ऐलान करता, नेशनल असेंबली ने खुद ने जंग का ऐलान कर दिया कि तुम क्या करोगे भाई, हम करेंगे, देखो तुम करके बताओ कुछ भी। तो लुई 16 के अंदर नेशनल असेंबली में जितने भी लोग थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये किंग ऑफ प्रूशिया के साथ में जा रहा था ना, तो भाई ये किंग ऑफ प्रूशिया के साथ में जाने की कोशिश कर रहा था ना कि चलो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर हम अपनी कंट्री पर अटैक करते हैं। नेशनल असेंबली वाला कि भाई तू क्या करेगा, हम इन पे तेरे से पहले अटैक कर देंगे, ठीक है, मतलब तुम हम पे अटैक करे, इससे पहले हम तेरे पे अटैक कर देंगे और तेरी दोस्तों की कंट्री पे भी, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ लोग वॉलंटियर, खुद से लोग आ गए, क्योंकि इस बार लोगों को लगा कि भाई ये जो लड़ाई है ये जीतना जरूरी है आजादी के लिए, ये जीतना जरूरी है ताकि हम आगे अपने आने वाली नस्लों के अंदर एक बहुत ही सेंस ऑफ रिपब्लिक वाली फील लेके आए कि भाई तुम आजाद हो, ठीक है। तो लोग जो बहुत ही मोटिवेटेड थे, ठीक है। और लोग है ना मार्शलेस, ये जो है अब ये नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का, तो ये गाना गाते गाते जाते थे, बिल्कुल जब मार्च करते थे ना, लड़ाई पे जाते थे, तो ये गाना गाते गाते जाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, वॉर कैसा भी वॉर हो, अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, अच्छाई के लिए हो, बुराई के लिए हो, सच्चा हो, झूठा हो, पर वॉर से हमेशा सिर्फ नुकसान ही होता है। जान मान का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। सेम चीज यहां पर भी हुई कि भाई वॉर तो लड़ लिया ताव ताव में जाके, पर इकोनॉमिक, पहले ही फ्रांस जो डूबा हुआ था डेट के अंदर, पहले ही कर्जे में था, अब और इकोनॉमिक डिफिकल्टी आ गई, ठीक है। जितने भी मेन थे वो लड़ने चले गए, तो इसलिए विमेन के पास में और कोई चॉइस नहीं थी। विमेन क्या करती थी, वो अपनी ही कंट्री के अंदर, देखो मेन तो सारे ताव ताव में चले गए कि हम अपने देश के लिए लड़के आएंगे, तो औरतों का क्या हाल हुआ, जो कंट्री में थी, औरतों को बाहर जाके काम करना पड़ा, मतलब औरतों को खुद एक लिविंग अपने लिए लानी पड़ी, सबको काम करना पड़ा, और काम करके वो घर आते थे, अपने बच्चों को संभालते थे, अपनी फैमिली को संभालते थे, ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन को, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब भले नेशनल असेंबली बन गई है, पर फिर भी ये जो 1791 की नेशनल असेंबली है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 के अंदर, इसने पॉलिटिकल राइट सिर्फ अमीर लोगों को ही दिए हैं। तो बहुत सारे जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ लुई 16 से नहीं है, अभी लड़ाई हमारी हक की है। तो लोगों ने बोला कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है ना, इसमें अभी भी चेंजेस की जरूरत है, तो हम अभी भी लड़ेंगे। तो लोगों ने लड़ना जारी रखा, ठीक है। अब कुछ कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बने, ठीक है। अब यहां से कहानी हमारी थोड़ी एक अच्छे तरफ टर्न लेती है। जैसे पॉलिटिकल क्लब्स बने, मतलब बहुत सारे, अब चूंकि लड़ाई तो चली रही थी, है ना, ये बाहर वॉर तो चल ही रहा था, ये चीजें खत्म भी हुई जो भी हुआ, पर खत्म होने के बाद भी लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार, लड़ाई चलती रहनी चाहिए, मतलब हमको जब तक सबको अधिकार नहीं मिले तब तक ये चीजें चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बने, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज थी, सब कुछ अलग अलग आइडियोलॉजी मानते थे, ठीक है। सब लोग चाहते यही थे कि फ्रांस का भला हो, पर सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग थी। जैसे हमारे में पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, तो इस टाइप के वहां पर भी कुछ क्लब्स बन गए, ठीक है। चलो, ऑल्दो हमारे यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां पर ये रेवोल्यूशनरी क्लब्स थे, मतलब आजाद कराने के लिए क्लब्स बनते थे। जैसे हमारे यहाँ पे भी आजाद हिंद फौज बनी थी, कांग्रेस बनी थी आजादी के पहले, ये सब किसका काम करते, आजादी लाने का ही काम करी थी। तो वैसे यहां पर भी कुछ बने थे, इनमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था जैकोबिन्स क्लब, है ना। जैकोबिन क्लब मतलब जैकोबिन क्लब, दैट ऑफ जैकोबिन। तो जैकोबिन्स एक लोग, मतलब जो भी जैकोबिन क्लब का पार्ट थे उनको जैकोबिन्स बोलते थे। जैसे तुम पढ़ले का पार्ट है, तो जैसे जो पढ़ले टेंथीज का पार्ट है उनको हम टेंथीज बोलते हैं, तुम लोग हमारी फैमिली का पार्ट है तो मैं तुमको अपनी जनता बोलता हूं। वैसे जैकोबिन क्लब का जो पार्ट था वो जैकोबिन्स बोलते हैं, ठीक है उनको। विमेन का भी इसके अंदर एक्टिव रोल था भाई, ठीक है। विमेन ने भी अपने अपने क्लब बनाए। अब जब लड़ाई चल ही रही है तो औरतें भी खड़ी होंगी ना, भाई तुम लड़ रहे हो, ठीक है, अपने हक के लिए, तो अब हम भी लड़ेंगे अपने हक के लिए। अगर लड़ाई फिर से चालू हो गई तो हम भी अपना पार्ट लेंगे, तो विमेन भी वापस से आ गई, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब के अंदर क्या हुआ कि ये इसके अंदर मेनली जो लोग थे वो थे लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, ठीक है। जैसे स्मॉल शॉपकीपर हो गए, आर्टिसंस हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, पेस्ट्री वाले हो गए, सारे के सारे लोग जो थे इसके अंदर थे। और मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर, ये नाम याद रखो, ये जैकोबिन क्लब के लीडर थे। कौन? मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर, ठीक है। तो ये जो है, ये भाई साहब की भी एक अलग ही कहानी है, तुम्हें बहुत मजा आएगा सुनने में, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी, सबके लिए अधिकार, सबके लिए बिल्कुल खुशहाल होनी चाहिए। और मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर ने ये पार्टी रूल की, ठीक है। मतलब ये जो क्लब था इसके वो थे। तो अच्छा, अब ये लोग क्या करते थे, ये जैकोबिन जो थे वो बड़े बड़े लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनते थे। डॉक, जैसे डॉक वर्कर्स, मतलब जो डॉक पे काम करते हैं ना, मतलब डॉक मतलब क्या होता है, वो जो सी शोर होता है वहां पर, जो वो पूरी मतलब जो सी शोर पे जो रहता है ना वो लोग,
जो मतलब डॉक डॉक समझ रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है, सी शोर के ऊपर जो शिप्स होते हैं वो आती जाती है, तो वहां पर जो काम करते हैं, जो सामान उतारने चढ़ाने का काम करते हैं, वो जो डॉक्स पे काम करते हैं, तो उनसे इंस्पायर होके, क्योंकि वो भी एक मतलब लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो सब लोगों ने सोचा कि हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। तो जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, उन्होंने ऐसे लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, यानी कि बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स थी, वो पहनना चालू कर दी। ठीक है, ये क्यों क्या है उन्होंने, ताकि हम जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अमीर लोग हैं सोसाइटी के, उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग साबित कर पाए। मतलब अब हमको इनके ऐसा अमीर बनने के लिए, फैशनेबल बनने की जरूरत नहीं है, हम अपनी ही आइडेंटिटी लेके जाके लड़ेंगे। तो अगर मैं गरीब जैसे कपड़े पहन रहा हूं, मैं गरीब हूं, तो मैं गरीब ही हूं, पर मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ। मुझे अमीर दिखाने का कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये अमीर लोग कुछ ऐसे दिखते थे सुंदर से, है ना, तो ये कैसे बिल्कुल फैशनेबल कपड़े हो गए, तो मतलब कुल मिला के थोड़ा अलग अलग करते थे। ठीक है, तो जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस मतलब कुछ इस टाइप के कुछ कपड़े होते थे, जो नी ब्रीचेस बोलते थे जिसको। तो इन्होंने उस चीज का बहिष्कार कर दिया कि भाई हम तो जो है लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनेंगे। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, सैंस क्लोथ्स। ठीक है, दे केम टू बी नोन एज सैंस क्लोथ्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो जैकोबिन्स जो थे उनको एक और नाम पड़ गया सैंस क्लोथ्स। इसका मतलब कि जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं उनको सैंस क्लोथ्स बोलते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है, सैंस क्लोथ्स मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप। तो ये क्या करते थे भाई, ये स्ट्राइप ट्राउजर के साथ में एक रेड कलर की कैप भी पहनते थे, जो कि लिबर्टी का सिंबलाइजेशन था कि भाई हम सब लिबरल है, लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पर विमेन को ये पहना अलाउड नहीं था। मतलब जैकोबिन क्लब के अंदर भी जो विमेन थी कुछ, उनको रेड कैप पहना अलाउड नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं जैकोबिन्स इंसरेक्शन 1792। जैकोबिन्स इंसरेक्शन का मतलब कि कैसे सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। तो जैकोबिन्स ने क्या किया, बहुत सारे पेरिसियंस, जो पेरिसियंस मतलब जो पेरिस में रहते थे, ठीक है, पेरिस में रहते थे, जो कि खुद गुस्से में थे, उन सबको इकट्ठा किया जैकोबिन्स ने, उन सबको अपने क्लब के अंदर इन्वॉल्व किया, और 10 अगस्त को पैलेस ऑफ ट्यूलरीज के अंदर आ गए। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज मतलब जहां पर राजा रहता था। तो क्या हुआ, जैकोबिन्स क्लब तो बन गया प्रॉपरली, है ना, इन्होंने अपनी ड्रेस वगैरह भी डिसाइड कर ली। अब टाइम था कि हम इनके राजा का जो रूल है वो खत्म कैसे करें, इस राजा की जो इतनी समस्याएं, जो इतना कुछ कुछ कर रहा है, इसको खत्म कैसे करें पूरी तरीके से। तो जैकोबिन्स ने क्या किया, क्लब बनाया। देखो अभी तक क्या हुआ कि वो सीक्रेट नेगोशिएशन वगैरह कर रहा था, नेशनल असेंबली ने लड़ाई भी की, पर राजा अभी तक जिंदा था, है ना, राजा अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो इनका मकसद था कि भाई राजा को कैसे हटाया जाए। ठीक है, राजा को कैसे हटाया जाए, तो इन्होंने पेरिसियंस को सारा इकट्ठा किया, और 10 अगस्त की सुबह ये पैलेस ऑफ ट्यूलरीज के अंदर घुसे और राजा को हॉस्टेज बना लिया, राजा को किडनैप बना लिया, मतलब किडनैप कर लिया। तो राजा भी इनके कब्जे में आ चुका था, है ना, मेड किंग द हॉस्टेज। लेटर ये जो असेंबली थी, इन्होंने वोट करके पूरी जो रॉयल फैमिली है उसको जेल के अंदर डालने का फैसला किया। मतलब जो पूरी की पूरी असेंबली थी, है ना, इनकी जो पूरी असेंबली थी, इन्होंने वोट किया, और सबके वोट से ये साबित हो गया कि भाई अपनों को ये जो रॉयल फैमिली इसको इंप्रिजन कर लेना है। ठीक है, फिर इलेक्शन हुए। ठीक है, अब इलेक्शंस, अब यहां पर क्या हुआ कि 21 साल से ऊपर के सारे ही मेन को राइट टू वोट मिल गया। तो जैकोबिन्स ने ये एक अच्छी चीज, मतलब जो रॉबर्ट स्पिरिट है, उन्होंने ये एक अच्छी चीज की कि भाई अभी तक भी विमेन को राइट नहीं मिला है। हाँ, विमेन के पास अभी भी राइट नहीं है, पर एटलीस्ट 21 ईयर्स से ऊपर के जो मेन थे उनके पास राइट आ गया। नो मैटर व्हाट तुम्हारे पास में जमीन जायदाद हो या ना हो, तुम गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो 21 सितंबर 1792 इसके अंदर क्या हुआ कि एक नई इलेक्टेड असेंबली जिसका नाम था कन्वेंशन, इसने पूरी तरीके से मोनार्की एबॉलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया। ठीक है, सबसे पहले भाई लुई 16 का रास्ता, फिर नेशनल असेंबली आई, फिर नेशनल असेंबली के बाद में एक कन्वेंशन आया। कन्वेंशन किसका था, जैकोबिन्स का था, मतलब जैकोबिन्स ही लीड करते थे इसको। ठीक है, अब 21 जनवरी 1793 को क्या हुआ, ये 1792 के बाद 21 सितंबर की, इसके कुछ 5-6 महीने बाद क्या हुआ, लुई 16 को डेथ सेंटेंस मिल गई। तो लुई 16 को डेथ सेंटेंस मिल गई, मतलब कि अब इनको सबके सामने मृत्यु के घाट उतार दिया गया। ठीक है, क्यों, ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन मतलब देशद्रोह। तो इन्हें देशद्रोह के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी गई। तो 21 जनवरी 1793 को ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, मतलब पूरे लोगों के सामने, सबके सामने इन पब्लिक उनका एग्जीक्यूशन किया, उनका गला सबके सामने काटा गया। ठीक है, कौन सी जगह थी, प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड। ठीक है, ये याद रख लेना। सुन उसके थोड़ा टाइम बाद जो उनकी महारानी थी मैरी एंटोइनेटे, उनको भी यही चीज हुई, उनके साथ में भी पब्लिक एग्जीक्यूशन हो गया, उनको भी मौत की सजा सुना दी गई। ठीक है, अब फन फैक्ट बता देता हूं एक। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में गिलेटिन यूज करते थे भाई एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, गिलेटिन मतलब कि ऐसे एग्जीक्यूट करते थे, मतलब ये देखो, ये एक धार वाला होता है, चाकू जैसा कुछ, और इंसान को यहां लेटाते हैं, सब कुछ हाथ पैर बांध के, और मैं जैसे ये छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा फट करके, और इसकी गर्दन बाहर आ जाएगी। तो इसको जो बोलते थे, इसको बोलते थे गिलेटिन।
है ना, इसको क्या बोलते थे, गिलेटिन। अब क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के टाइम में गिलेटिन को क्यों यूज करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इगैलिटेरियन और ह्यूमन वे है, मतलब कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे दर्द कम होगा इंसान को, मतलब जो भी मरने वाला है उसको कम दर्द होगा और ज्यादा इंसानियत भरा तरीका है। ऑल्दो वो नहीं है, मतलब गला ही कट रहा है, एट तो मार ही रहे हो, भले किसी भी तरीके से मारो, पर हाँ ऐसा मानते थे कि भाई ये एक अच्छा तरीका है मारने का, बजाय कि आप उनको प्रताड़ित कर करके उनको तड़पा तड़पा के मारो, इससे एक फट करके तुम गर्दन अलग कर दो और काम खत्म, ऐसा मानना होता था। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में क्या होता था, ये एक मीम है, ठीक है, सबको गिलोटिन कर दिया। मैं तुमको बताता हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है, सबको, तुम भी गिलोटिन हो गए, अच्छा तुम भी गिलोटिन हो गए, तुम भी गिलोटिन, मतलब कि तुमको भी मार दिया, तुमको मार दिया, तुमको मार दिया, ऐसा। ठीक है, तो सबको मारते रहते थे। तो क्या हुआ, अब आते हैं भाई रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794। अब भैया जैकोबिन्स का राज चल रहा है, रॉबर्ट स्पेरे लीड कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा है ना, लुई 16 भी मर चुके हैं, उनकी वाइफ भी मर चुकी है। अब बढ़िया राज चल रहा है, अब बढ़िया थोड़ा नए नए रूल्स आ गए कि भाई सारे ही लोग वोट कर सकते हैं, मतलब वुमेन नहीं कर सकते, पर 21 साल के ऊपर के सारे मेन जो है वो वोट कर सकते हैं, ये सारी चीजें चलने लग गई। अब इस पीरियड को हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, मतलब खौफ का टाइम। इस समय सबके दिमाग में खौफ आ गया। क्यों खौफ आ गया, तुम्हें स्लाइड्स रीड करते हैं ना, पर बेसिकली क्या हुआ कि रॉबर्ट स्पेरे जो थे उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, मतलब भले ही तुम्हारी पॉलिसी सही है पर वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उनको जहां कोई थोड़ा गलत काम करते हुए देखता था वो उनको गिलोटिन कर देते, मतलब उनको गला काट देते थे। तो लोगों को लगा कि भाई यार ठीक है, तुम्हारी पॉलिसीज अच्छी हैं, तुम खुद भी अच्छे हो, माना तुमने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, पर तुमको हर कोई थोड़ी सी गलती करते दिखो तो गर्दन काटते बैठोगे उसकी, हर किसी की गर्दन काट दी। कोई चलते फिरते बोला कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कुछ नहीं आ रहा जी, गलत काम कर दिया, गलत काम करते, चलो आ जाओ तेरा गला काट देंगे, खच। मतलब ये तो ज्यादा हो गया ना, तो ये रॉबर्ट स्पेरे थोड़ा पागल हो गया था। रॉबर्ट स्पेरे बोलता था सीवियर, मतलब इसीलिए इसको रेन ऑफ टेरर, खौफ का टाइम बोलते थे। लोग डरते थे कुछ भी करने से, लोग बोलते थे कि यार थोड़ी सी कुछ गलती से कुछ गलत शब्द बोल दिया मुझसे तो एक आदमी गला काट देगा मेरा। ठीक है, चलो, तो जितने भी लोग थे जिनको एनिमीज समझा जाता था, ठीक है, उनको अरेस्ट करते थे, इंप्रिजन करते थे, और ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, मतलब कि एक काउंसिल बिठाई गई थी जो कि रेवोल्यूशनरी लोगों की थी। मतलब यहां पर इनका ट्रायल होता था, जैसे कोर्ट होता है ना, वैसे यहां पर इनका ट्रायल होता था, यहां पर ये अपनी बातें बताते थे, तो जो रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के लोग थे वो बोलते थे कि नहीं 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 तुमने गलत किया, तुम्हारा गला कटेगा। ठीक है, तो ऐसे काम चलता था। ठीक है, अगर कोर्ट को गिल्टी पता चलता था तो उनको गिल्टिन कर दिया डायरेक्ट। तो रॉबर्ट स्पेरे की गवर्नमेंट जो थी, अच्छा हाँ, अब ये चीज समझ आ गई यहां तक। अब इसके नीचे जो पॉइंट्स है वो थोड़े से, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि रेन ऑफ टेरर के टाइम पे क्या क्या चल रहा है। तो इस टाइम पे भाई इतनी सीवियर पॉलिसी चल रही है, पर इसी टाइम पे रॉबर्ट स्पेरे की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम भी किए। ऑब्वियसली बात है कि अच्छे काम के, अच्छे क्लब से आते थे तो काम अच्छे करते थे। जैसे उन्होंने एक मैक्सिमम वेज सीलिंग रख दी वेजेस और प्राइसेस के ऊपर कि भाई इससे ज्यादा दामों पर तुम कोई चीज नहीं बेच सकते, है ना। राशन, मतलब जैसे कि मीट और ब्रेड जो है उनको राशन कर दिया, मतलब राशन शॉप से मिलेंगे ये। ठीक है, पेजेंट्स को जो था, पेजेंट्स को अब फोर्स कर दिया कि तुम सारी सिटीज में भेजोगे अपना माल, और एक फिक्स्ड, इससे ऊपर कॉस्ट पे नहीं बेच सकते। तो ये भी चीज लोग, आम जनता के लिए अच्छी हुई कि यार हम फालतू महंगे में नहीं खरीद रहे, हमको एक सही दाम मिल रहा है हर चीज का। ठीक है, यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, हाँ, तो जो भी व्हाइट फ्लोर था जो महंगा आता था, जैसे बहुत सारी चीजें ना, जैसे ब्लैक वाटर आता है जो कि बहुत ही महंगा है, 200-300 रुपए लीटर है, जो भी है, ठीक है, और भी शायद महंगा है। तो इस टाइप की एक चीज होती थी व्हाइट फ्लोर, जो कि सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे, तो उसको भी बैन कर दिया गया कि भाई अब व्हाइट फ्लोर को यूज करेगा ही नहीं, ऐसी कोई चीज यूज नहीं करेगा जो कि सिर्फ अमीर कर सकते हैं। तो अब किसका यूज होने लगा, होल व्हीट का। ठीक है, तो लोफ यानी कि जो ब्रेड था वो अब सिर्फ होल व्हीट वाला बिकेगा, व्हाइट फ्लोर वाला नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। ठीक है, मतलब जब भी कोई अनाउंसमेंट होती थी, जब भी कुछ होता था, तो हमेशा इक्वालिटी वगैरह की बात होती थी। ठीक है, अब एक और चीज इन्होंने की कि जनरली लोग जो है वो मॉन्सियर और मैडम का यूज करते थे। मतलब जितने भी बड़े बड़े जो फ्रेंच में लोग थे उनको लोग कैसे बोलते थे, हमारे पास सर मैडम बोलते हैं ना, कि अरे सर आ गए, बड़े सर आ गए, मतलब बॉस आ गए। तो पहले लोग ऐसे मॉन्सियर और मैडम वर्ड का यूज करते थे, पर जैकोबिन क्लब ने बोला, या रॉबर्ट स्पेरे ने बोला कि अब से कोई किसी को सर मैडम नहीं बोलेगा, अब से सब लोग इक्वल है और सब लोगों को हम सितोयन और सितोयने बोलेंगे, मतलब सिटीजन। हर कोई अब सिटीजन है, अब कोई सर मैडम नहीं है, हर कोई सिटीजन है। तो एक छोटे से छोटे गरीब इंसान को भी हम सितोयन बोलेंगे और एक बड़े से बड़े आदमी को भी हम सितोयने सितोयने बोलेंगे। ठीक है, चर्चेस को बंद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग को गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज किया गया। मतलब जो अभी तक चर्चेस थे जो कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ, मतलब जो सिर्फ चर्च का काम करते थे, वो चर्चेस को बंद कर दिया गया। अब चर्च के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसेस बन गए। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे जो था वो चीजें थोड़ी सी डेवलप होने लगी थी। पर दिक्कत क्या आई कि जो रॉबर्ट स्पेरे हैं, इनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो अब क्या हुआ भाई, इन्होंने डेवलपमेंट तो किया, लोगों के बीच में इक्वलिटी तो लाई, पर अब दिक्कत ये हो गई कि रॉबर्ट स्पेरे की जो पॉलिसीज थी, उनके जो खुद के मेंबर्स थे वो खुद उसका अपोज करने लग गए कि यार सर आपने पॉलिसीज बहुत बढ़िया बनाई है, आप देश का बहुत विकास कर रहे हो, पर थोड़ा कंट्रोल में भाई, हर किसी को बैठ के गला काट दोगे क्या तुम? तो रॉबर्ट स्पेरे के साथ में ये दिक्कत हो गई। तो इसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी डिमांड किया कि रॉबर्ट स्पेरे जी आप थोड़ा सा है ना, थोड़ा मॉडरेट हो जाओ।
ठीक है, थोड़ी सी बात सुनो, हर किसी का गला मत काटो, थोड़ी सी तो काइंडनेस रखो। हर किसी का गला काट दोगे क्या? थोड़ी सुनो तो सही लोगों की बात। रॉबर्ट स्पिनर चल भाग, सबका गला काट दूंगा मैं, जो थोड़ा सा गलत काम करेगा उसका गला कट जाएगा। तो भाई लोगों ने बोला कि यार तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो, पर तुम तो हर किसी का गला काट देते हो, ठीक है। तो कुल मिला के रॉबर्ट स्पियर की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी वो उसी के खिलाफ यूज की गई और रॉबर्ट स्पियर का ही गला काट दिया। मतलब तुम समझ रहे हो, अभी तक जो अच्छा काम कर रहा था, जो स्ट्रिक्ट रूलर था, लोगों ने बोला कि भाई इतनी स्ट्रिक्टनेस मत दिखाओ, उन्होंने बोला कि मैं तो दिखाऊंगा, लोगों ने बोला कि तेरा भी गला काट देंगे, तो इनकी काउंसिल ने वोट किया और इनके खिलाफ ही, मतलब ये खुद गवर्न कर रहा है, ये खुद लीडर है और इसी के खिलाफ एक रूल पास हो गया कि भाई इनको कन्विक्ट किया जाएगा। तो जुलाई 1794 के अंदर इनको कोर्ट के अंदर ले जाया गया और सब लोगों की मान्यता से, सब लोगों की एग्रीमेंट से इनको गिलोटिन कर दिया गया अगले ही दिन। मतलब जुलाई 1794 के अंदर हमारे जो रॉबर्ट स्पियर साहब थे उनका भी गला काट दिया गया। क्यों? क्योंकि भैया इनके बहुत ही रूल्स स्ट्रिक्ट थे। अब फिर से फ्रांस वही दिक्कत में आ गया। पहले लुई 16 था, वो पागल था, उसको हटा दिया, उसको मार दिया। अबे जैकोबिन आया, ये अच्छा काम कर रहा था पर ये भी थोड़ा सा सनकी था, इसको भी हटा दिया काट के। तो अब फ्रांस के ऊपर रूल कौन करेगा? लुई 16 भी मर गया, ये भी मर गया, अब क्या करेंगे? अब कौन आएगा? तो अब दिक्कत आ गई, ठीक है। अब आ गई एक डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी क्या है कि जैकोबिन गवर्नमेंट जो वो गिर गई। अब चूंकि जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई और जब भी किसी, ये हिस्ट्री, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी किसी भी देश के अंदर इस टाइप की ऐसी आती, कंफ्यूजन आता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की कौन राज करेगा कौन नहीं करेगा, उस टाइम पे जो ज्यादा पावरफुल, समझदार और रिच लोग होते हैं वो पावर होल्ड कर लेते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स है, तो ब्रिटिशर्स बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे ना आने की, पर जब इंडिया के अंदर ऐसी स्टेट आई कि भाई इंडिया टुकड़ों में विभाजित हो गया, कि लोग कंफ्यूज है, लोग बिखरे हुए हैं, पूरा देश बिखरा हुआ है, सिर्फ तभी ब्रिटिशर्स घुस पाए अंदर, क्योंकि उनके पास वेल्थ थी, नॉलेज थी और वो अच्छी तरीके से ट्रिक कर पाए लोगों को। तो इसीलिए सेम इस टाइम पे ऐसे ही हुआ कि भाई गवर्नमेंट जो गिर चुकी, अब चूंकि गवर्नमेंट गिर गई तो इस गिरी हुई गवर्नमेंट में, जब ये ऐसे थोड़ी उथल पुथल वाली स्टेट होती है, उस टाइम पे जितने भी वेल्थियर मिडिल क्लास थे उन्होंने पावर सीज कर ली, ठीक है। और उन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बना दी जिसने फिर से जो वोट के जो राइट्स है वो छीन ले लोगों से। मतलब अब जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी, अब देखो पहले तो नेशनल असेंबली ने बनाई कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कन्वेंशन वाली बनी, कन्वेंशन मतलब वही जो जैकोबिन वालों ने बनाई, और फिर से तीसरी बार उसमें के अंदर चेंजेस किए गए और अब बोला गया कि भैया जो जैकोबिन ने बोला था ना कि 21 साल के ऊपर सब वोट कर सकते सारे मैन, वो गलत बोला, अब नहीं कर सकते। अब जिसके पास में प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं कर सकता। तो पहले तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खुद के नाम पे कुछ ना कुछ, घर जमीन कुछ भी होना चाहिए, तभी तुम वोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया, है ना। अब क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, है ना। और उस लेजिस्लेटिव, मतलब एक काउंसिल बनी लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, और ये दोनों ने एक डायरेक्टरी को इलेक्ट किया। मतलब इन दोनों ने मिलके अपने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और 5 लोगों को इलेक्ट किया जो कि एक डायरेक्टरी बनाएंगे, जो कि एक तरीके से रूल करेंगे। अभी तक जैकोबिन मतलब इसके पहले लुई 16 का राज था, फिर उसके बाद में रॉबर्ट स्पियर का था, फिर उसके बाद में अब यहां पर अब रॉबर्ट स्पियर का जो राज था वो राज नहीं था, एक्चुअली रिपब्लिक ही था, मतलब लोगों का ही राज था वो, पर फिर भी लीडर तो वही था। अब क्या होगा कि जो 5 लोग लीडर बनेंगे, ठीक है। तो दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डायरेक्टरी बोलेंगे। डायरेक्टरी के अंदर 5 लोग होंगे, ठीक है। अब 5 लोग तो आ गए, पर दिक्कत ये हुई कि ऑलरेडी जो देश था वो इतना अच्छा स्टेबल था नहीं, और ये जो आइडिया था कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देंगे, और मतलब ये जो लोग थे, मतलब ये जो प्रॉपर्टीड लोग थे, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना देंगे और ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल से 5 लोग सिलेक्ट होकर यहां आ जाएंगे। ये जो मॉडल था बहुत ही वाहियात था। क्यों? क्योंकि यहां पर डिसीजन लेने वाला एक नहीं 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों के बीच ही मनमुटाव हो गए, है ना। कोई बोले कि ऐसा करो, तो 4 ने बोला अरे नहीं भाई ऐसा कुछ बोलेगा क्या, 2 ने बोला ऐसा, 3 ने बोला, अरे मतलब दिमाग ही खराब हो गया। और ऑलरेडी देश की हालत तो कुछ अच्छी है नहीं, देश तो वैसे उथल पुथल की हालत में, इस उथल पुथल की हालत में ये मॉडल बना, है ना। और यही मॉडल के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो इस टाइम पे क्या होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, है ना। तो डायरेक्टरी जो थी वो ढंग से चल नहीं पाई। तो इस डायरेक्टरी का ही एक मेंबर जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे, उसने देखा कि भाई यार ये है ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो सबको मारो गोली, हम चलते हैं राजा बनने। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया? अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया देश का। तो अब जो मोनार्की हट के बड़ी मुश्किल से रिपब्लिक बना था, डेमोक्रेटिक तरीके से चलना चालू कर रहा था फ्रांस, अब वे वापस से डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए। डिक्टेटरशिप मतलब कि एक तरीके से वो मोनार्की वाला रूल ही होगा, बस ये डिक्टेटर कहलाएगा अपने आप को, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने ये मिलिट्री डिक्टेटर बन गया और डिक्टेटर का रूल इसने स्थापित कर दिया, ठीक है। अब क्या दिक्कत हुई भाई कि ये जो नेपोलियन बोनापार्टे था ये फिर से सनकी था, मतलब इसने वापस से बिगाड़ा चालू कर दिया, ठीक है। कुछ कुछ अच्छे काम भी किए पर बिगाड़ा भी क्या, ठीक है। थ्रू ऑल दीस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द न्यू आइडियल्स ऑफ, तो ये देखो ये जो जितनी भी अब ये जितनी भी भसड़ चल रही है ना पूरे देश के अंदर,
मतलब कि राजा आया गया, इसने मारा उसने मारा, फिर से राजा आया, 5 लोगों के डायरेक्टरी काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब जो जितनी भी चल रही है, जितनी भी माथापच्ची चल रही है पूरे देश के अंदर, वो जो चीज है ये कॉन्स्टेंटली लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि भाई हमने लड़ाई करके एक बार अगर जीता है तो हम फिर जीत सकते हैं। तो ये जो चीज थी पूरी, इसने पूरी दुनिया को मोटिवेट किया जाके। ठीक है, चलो अब बात है भाई कि क्या विमेन के पास में रेवोल्यूशन था? तो अभी नेपोलियन बोनापार्टे की बात समझ आ गई। नेपोलियन बोनापार्टे का हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। अभी इस टाइम पे विमेन की बात करते हैं, क्योंकि इतनी देर से सिर्फ मेन कोई वोट की पावर मिल रही, विमेन की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो चलो थोड़ी बहुत विमेन की बात करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, शुरू से लेके विमेन जो थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करी थी हर जगह में। ठीक है, जहां जहां भी फ्रेंच सोसाइटी में चेंजेस आए वहां पे औरतों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि जब सारे के सारे मेन लड़ाई करने चले गए तब फ्रांस की अंदर की कंट्री को कौन संभाल रहा था? ये औरतें ही तो संभाल रही थी। अपने घर को कौन चला रहा था? बाहर काम करने कौन जा रहा था? अपने परिवार को कौन, ये सब कौन कर रहा था? विमेन ही कर रही थी, है ना। इसके बावजूद इनको पैसिव बनाया गया, इसके बावजूद इनको पैसिव कंसीडर किया गया। इनको हमेशा से ये उम्मीद थी कि हम भी जब डेवलपमेंट होगा तो हम भी अपने इन्वॉल्वमेंट दे पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी विमेन जो थी थर्ड एस्टेट की, वो काम करती थी, खुद वर्किंग विमेन थी। ऐसा नहीं कि सब हाउसवाइफ्स थी, सब वर्किंग विमेन थी बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी विमेन के पास में एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का वो ही नहीं था। ठीक है, कोई सोर्स ही नहीं था उनको, मतलब ना तो एजुकेशन मिलता था ना ट्रेनिंग मिलती थी। जैसे हर जगह विमेन के साथ में ऐसे अत्याचार हो, वैसे यहां पे भी अत्याचार हो रहा था। ठीक है, इनके पास में इनकी जो वेजेस थी वो कम थी मेन के कंपैरिजन में। हालांकि ये चीज तो पता है आज भी बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर भी। ठीक है, मतलब एक सेम स्किल, ये तो खैर बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता, पर अगर तुम देखो तो मैक्सिमम जगहों पर ऐसा होता है कि जो मेन होते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विमेन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मेन है ये घर चलाएंगे, विमेन को तो बस ऐसे ही पैसा कमाना है। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विमेन अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत पावरफुल होती हैं, और इतिहास गवाह है इस बात का। अगर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आज पढ़ रहे हैं ना, मैं तुम सबसे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो तुम लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है, सब अपनी फैमिली की तरह हैं, पर एक जनरल बात बता रहा हूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी अगर विमेन नहीं होते ना तो कुछ नहीं उखाड़ पाते लोग इतना लड़ाई झगड़ा करके भी। तो विमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। तो खैर मैं बहुत खुश हूं कि टाइम के साथ ये जो मेंटालिटी है चेंज हो रही है कि भाई इक्वल सैलरी होनी चाहिए, या फिर उनसे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप डिजर्व करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई मान लो कि किसी विमेन का किसी कोई कोई मान लो कोई लड़की है ना, वो बहुत ही अच्छी इंजीनियर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, तो डिजर्व करती है कि उसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, और होगी ही, क्यों नहीं होगी। अब ये बात अभी हम सबको बहुत कॉमन और नॉर्मल लग रही है, पर भाई आज से 10 15 20 50 60 100 साल पहले ऐसा नहीं होता था। आज से 100 साल पहले ऐसा होता था कि भले तुम कितने भी स्किल्ड हो, तुमको कितना भी अच्छा ज्ञान आता, पर तुम एक फीमेल हो या चूंकि तुम विमेन हो, चूंकि तुम एक औरत हो, तो तुम्हें उतनी सैलरी या उतनी वेजेस नहीं मिलेंगी। और यही सेम चीज यहां पे होती थी। खैर अब तो ये चीज काफी हद तक इंप्रूव हो गई। अब तो दुनिया जहां में पूरी विमेन जो है वो बिल्कुल राज कर रही है। ठीक है, सीईओ हो रहे हो, मतलब वो सब तो चल रहा है। खैर मैं तो भावुक हो गया। ठीक है, पर वापस जाते टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब विमेन जो है डिसअपॉइंटेड भी हो गई कि इनको यार पैसिव सिटीजन बुला दिया। मतलब यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, हम काम करने जा रहे हैं, हम इतना इंटीग्रल पार्ट दे रहे हैं। तुम जब तुम लड़ रहे होते हो बॉर्डर पे जाके, जहां भी तुमको लड़ाई करनी है, वॉर करना है, वहां पर जो तुम्हें कपड़े चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, गन चाहिए, वो सारी चीजें उसमें हमारा योगदान है, और फिर भी तुम हमको पैसिव सिटीजन बुला दो, ये तो कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो विमेन ने भी अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह चालू कर दिए, न्यूज़पेपर चालू कर दिए। टोटल कुल मिला के 60 क्लब्स बने विमेन के, है ना, 60 अलग अलग क्लब्स बने। ठीक है, इनके अंदर भी जो सबसे पॉपुलर थे, जैसे सबसे पॉपुलर हमने पॉलिटिकल क्लब देखा जेकोबिन वाला, वैसे सबसे पॉपुलर जो था होता था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एक पॉपुलर था, रिपब्लिकन वुमेन एक पॉपुलर, ये भी एक पॉपुलर था, ये दोनों फेमस थे बहुत। ठीक है, वन ऑफ द मेन डिमांड्स इनकी ये थी कि भाई विमेन के पास भी सेम पॉलिटिकल राइट्स हो एज मेन। तो अगर मेन जो है वो जैसे डायरेक्टरी का पार्ट होने, तो 5 मेन ही बने, तो ऑब्वियस बात है ना। तो इस टाइप के जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस हो, वोट देने का अधिकार, वो सारे विमेन को भी मिले। ठीक है, इन्होंने भी राइट टू वोट डिसाइड किया कि भाई हम भी इलेक्ट हो सकते हैं असेंबली में, हम भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, हम भी बड़ी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पोजीशन पे हो सकते हैं। तो ये देखो कुछ पिक्चर्स उस समय की, है ना। राइट्स ऑफ वुमेन अंडर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पे वुमेन के इसमें क्या क्या राइट्स थे? ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने शुरू में introduced laws that help improve the lives of women. Together with creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. ठीक है, अब देखो ये सब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पे चल रहा है ना, मतलब जब थोड़ा थोड़ा अच्छा काम हो रहा था फ्रांस के अंदर, तब तक के टाइम पे। ठीक है, जैसे मैरिज जो है उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अभी तक क्या था कि भाई जैसा आदमी की मर्जी ऐसा वो करे, उसकी शादी करने का मतलब शादी कर ले और कल को डिवोर्स कर दे। तो वो चीज को खत्म कर दिया गया कि भाई अब जो डिवोर्स है वो दोनों तरफ से हो सकता है, और दूसरी चीज की कॉन्ट्रैक्ट है, तो फ्रीली विमेन इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जैसे अपने कोर्ट मैरिज होती है ना आजकल, वैसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता था। ठीक है, तो अब कोई भी बाप अपनी बेटी को जबरदस्ती शादी के अंदर नहीं झोंक सकता। ठीक है, मतलब पहले फोर्सफुली शादी करा देते थे लड़कियों की, वो चीज बंद हो गई, है ना।
विमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग मिल सकती है, ठीक है, डिवोर्स लीगल हो गया, वो खुद अपना एक स्मॉल बिजनेस चला सकती हैं, ठीक है। विमेन का अब देखो इतना सब कुछ चल रहा था डेफिनेटली, पर पॉलिटिकल राइट्स के लिए अभी भी जो चीजें थी ना वो दिक्कत में ही थी। रेन ऑफ टेरर के टाइम पे भी अब देखो रेन ऑफ टेरर के टाइम पे क्या हो गया, जो नई गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो विमेंस क्लब्स है इन सबको बैन कर दो और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी बंद कर दो। मतलब जब रेन ऑफ टेरर मतलब कि वो जो एक दो साल का समय था जब सबको काटा पीटी चल रही थी सबकी, उस टाइम पे ये ऑर्डर दे गया। तो कुल मिला के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स विमेन को कुछ खास मिल नहीं पाए इतने बाद में, ठीक है। बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन थी जो कि बहुत अच्छा काम कर रही थी, जो अपने हक के लिए लड़ रही थी, उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। उनको भी मार, एग्जीक्यूट मत करना मतलब मार देना, मतलब मौत की सजा सुना देना, ठीक है। तो कुल मिला के जो औरतों के जो मूवमेंट थे फॉर वोटिंग राइट से 200 साल तक चले इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया तक में भी ये राइट्स बहुत बाद में है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये जो थी, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को इतना भाव क्यों देते हैं, क्योंकि यहां जो विमेन ने अपने हक की लड़ाई की उससे कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिली, वो आज तक लोगों को इंस्पायर करता है। और इट वाज फाइनली इन 1946 दैट विमेन गॉट राइट टू वोट इन फ्रांस। 200 साल तक लड़ाई की भाई, तब जाके राइट टू वोट मिला है। कितनी ही विमेन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, कितनी लोगों ने अपनी जान की बलि दे दी, पर फाइनली 1946 में जाके राइट टू वोट विमेन को मिला, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली चीज के ऊपर जो कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी, है ना। ऐसा होता था पहले बंधुआ मजदूर होता, मतलब इसका मतलब कि जैसे मान लो कि मैं बहुत बड़ा वो हूं बिजनेसमैन और मेरा बिजनेस ही है स्लेव ट्रेड करना। स्लेव ट्रेड मतलब कि मैं गुलामों को खरीदता बेचता हूं, है ना। तो मतलब मैंने मान लो कि किसी एक कंट्री से 1000 गुलाम खरीद लिए 1 लाख रुपए में, और मैं उनको उन 1000 को आगे बेच दूंगा 2 लाख रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 1 लाख। मतलब मेरा बिजनेस ही ये है कि मुझे क्या मैं लकड़ी बेच रहा हूं, सोना बेच रहा हूं, डायमंड बेच रहा हूं, नहीं, मैं लोगों को बेच रहा हूं, ठीक है। मैं साक्षात लोग हैं उनको पैक करके लाता हूं शिप के अंदर भर भर के और उनको बेचता हूं। इसको बोलते हैं गुलामी, है ना। पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे यही होता था, ठीक है। मतलब गुलामों को खरीदा बेचा जाता था कि भाई ये 100 गुलाम बहुत अच्छे, इनको खरीद लो, तो मैं खरीद लूंगा, बहुत अच्छा काम करेंगे मेरे महल में आके। तो ये जो स्लेवरी थी इसका भी एबोलिशन करना जरूरी था, है ना। क्योंकि भाई लोग बेचारे मतलब ना चाहते हुए भी किसी के गुलाम बने हुए थे और मेरी परमिशन के बिना मुझे कोई खरीद रहा है। मैं तो बस शोपीस की तरह खड़ा हूं एक, और मुझे कोई भी खरीद के चले जाएगा। ऐसा कोई हो सकता है? ऐसे ये कोई बात होती है क्या? ठीक है। तो जैकोबिन रेजिम ने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि भाई इन्होंने स्लेवरी एबॉलिश कर दी, है ना। जैकोबिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम भी किए, देखो सब नहीं कुछ अच्छे बुरे काम किए, पर जैकोबिन गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने स्लेवरी को बैन कर दिया, ठीक है। देखो क्या हो रहा था कि जैसे कैरेबियन के अंदर जो कुछ कॉलोनीज जैसी मार्टिनिक हो गई, ठीक है, सैंट डोमिंगो हो गई, ये सब जो थे इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे, ठीक है। जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, तो इन सबके इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे। पर यूरोपियंस का बहुत रिलेक्टेंट था, मतलब यूरोपियंस जो थे वो बहुत रिलेक्टेंट थे बाहर जाके काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो चाहते नहीं थे अपने अनफैमिलियर जगह पे जाना, ठीक है। तो यूरोपियंस बहुत रिलेक्टेंट थे। और दूसरी चीज शॉर्टेज ऑफ लेबर भी था, प्लांटेशंस पे पहले ही शॉर्टेज ऑफ लेबर था, तो अब और यूरोपियंस कहां काम करने जाएंगे। तो इसके लिए एक जुगाड़ निकाला गया। क्या जुगाड़ निकाला गया? कि भाई यूरोपियंस तो स्लेव बन के जाने को तैयार नहीं है, और ये जो कॉलोनीज है ये बढ़िया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लायर्स हैं टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी के लिए। तो कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कैसे ना कैसे करके लोगों को यहां भेजना तो पड़ेगा, और यूरोप जाने को तैयार नहीं थे। तो एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ निकाला गया जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किसके बीच हुआ? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, है ना भाई। ये ट्रायंगल बन गया ना यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका का। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड और कब चालू हुआ? 17th सेंचुरी में। तो क्या होता था इसमें कि फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नाइंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट, तो यहां से जाते थे अफ्रीकन कोस्ट तक, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेंस। मतलब जो लोकल चीफटेंस थे वो स्लेव्स बेचते थे। तो ये क्या करते थे? मर्चेंट, फ्रेंच मर्चेंट जो कि ये स्लेव ट्रेड का काम करते हैं, वो क्या करते थे कि बॉर्डेक्स और नाइंटीज तक जाते थे और अफ्रीकन कोस्ट से लेबर्स खरीद के लाता था, है ना, स्लेव्स खरीद के लाता था। इनको ब्रांड किया जाता था, मतलब ब्रांडेड एंड शक्ल, यानी कि इनकी भी पर्टिकुलर पैकिंग होती थी। मतलब तुम सोच रहे हो भाई ये फोन के डब्बे नहीं होते जैसे कि एप्पल के फोन है तो एप्पल के डब्बों में पैक कर दो, वैसे ही इन लोगों की भी ब्रांडिंग होती थी कि ये मेरे बंदे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा, लेट्स से मेरी कोई XYZ कंपनी है, तो XYZ के स्लेव्स है सारे के सारे, ठीक है। ये ABC के स्लेव्स हैं, तो इनकी ब्रांडिंग होती थी कि XYZ के सबसे अच्छा जाओ XYZ से खरीदना। जैसे हम बोलते हैं ना, कह रहे हो शर्मा जी की दुकान सबसे अच्छी, जाओ वहां से जाके खरीद लो। तो भाई ऐसे बिकते थे स्लेव, समझ रहे हो तुम बात को। दे वर पैक्ड टाइटली इन शिप्स, है ना। इनको बिल्कुल शिप्स में ऐसे बिल्कुल ऐसे घुसा घुसा के बंद करते थे, बिल्कुल बांध देते थे, और 3 महीने तक इनकी शिप की जो जर्नी थी वो चलती थी। 3 महीने तक ये लोग ऐसे ही शिप के अंदर पड़े हुए रहते थे, ठीक है।
कहां तक? अटलांटिक, फ्रॉम द अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन, मतलब इनको यहां तक जाना होता था, ठीक है। देवर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, तो वहां पर प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिए जाते थे, ठीक है। तो चूंकि यूरोपियंस खुद जाना नहीं चाहते थे, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ। तो यूरोप मतलब क्या करते थे लोग, ये बोर्डोक्स और नाइंटीज से अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे, लोकल चीफ्टेंस को वहां से मतलब वहां से स्लेव्स खरीद लेते थे और फिर एक खरीद के पैक करके कैरेबियन भेज देते थे, ठीक है। मतलब ये ऐसे जुगाड़ करते थे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब इसके एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा है, पर ये तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अब क्या हो रहा था कि भाई स्लेव ट्रेड का एक्सप्लोरेशन तो हो रहा था, पर इसके कारण क्या हो रहा था कि भाई जो डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफी, इंडिगो, इसकी डिमांड जो थी वो फुलफिल हो रही थी। मतलब तुम सोचो ये स्लेव ट्रेड के कारण कितनी सारी चीजें फ्लरिश हो रही थी। भाई उन 100,000 10,000 लोगों की जान की या उनकी खुद की फ्रीडम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस बस इस चीज की है कि भाई इनके काम करने से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो भाई मेरा बिजनेस तो बढ़िया बढ़ रहा था, शुगर, कॉफी, इंडिगो की बढ़िया जो डिमांड तो पूरी हो रही थी, ठीक है। अब जैसे बोर्डोक्स और नाइंटीज जो पोर्ट सिटीज है, ये भी फ्लरिश हो रही थी स्लेव ट्रेड से। भाई पोर्ट सिटीज मतलब जो कि पोर्ट पे है, जो कि कोस्ट पे है, जैसे मुंबई है तो मुंबई बिल्कुल कोस्ट पे है, चेन्नई है बिल्कुल कोस्ट पे है ना। तो वहां पर जब शिप्स आएंगी जाएंगी तो पोर्ट की सिटीज, जो भी पोर्ट पे सिटीज हैं, वो कब फ्लरिश करेंगे? जब उनके मतलब उनके पोर्ट पे जो शिप्स हैं वो आती जाती रहेंगी, शिप्स आएंगी, शिप्स जाएंगी, शिप्स खड़ी रहेंगी, तो यहीं से उनका धंधा बढ़ेगा। तो ये जो बोर्डोक्स और नाइंटीज थी ये पोर्ट सिटीज थी और इनका प्रॉपर धंधा ही ये था, मतलब प्रॉपर इनका धंधा ये था कि भाई हमारा पोर्ट सबसे ज्यादा चलना चाहिए। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पोर्ट किस चीज के ट्रेड से चल रहा है, भले ही स्लेव ट्रेड से चले, पर ये तो खुश थे कि चलो जाओ यार तुम लोग खरीदो, पर मेरा तो धंधा चल रहा है ना। तो ये भी खुश हो गए, इनका जो प्लांटेशन था वो भी बढ़िया चल रहा था, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में बहुत ही कम क्रिटिसिज्म था स्लेवरी का। जब लुई 16 का राज था तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कि करो भाई तुमको जो करना है, ठीक है। नेशनल असेंबली ने बहुत डिबेट करी, जब नेशनल असेंबली शुरू में बनी थी तो उन्होंने बहुत डिबेट की कि भाई स्लेव ट्रेड बंद करें नहीं करें, बंद करें नहीं करें। पर जब भी ऐसे सोचते थे कि भाई बंद कर देनी चाहिए, कितनी गलत बात है, लोगों को खरीदना बेचना मतलब वो इंसान, उनको कैसे खरीद सकते हो। तो जो बिजनेसमैन थे थर्ड स्टेट के वो बुरा मान जाते थे, क्योंकि उनका तो धंधा ये है। भाई थर्ड स्टेट के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसमैन थे ना, अमीर अमीर, तो जो रिच बिजनेसमैन थे भाई कभी भी अमीर लोगों को गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि अमीर इंसान जब गुस्सा होगा तो तुमसे पैसे, तुमको सपोर्ट नहीं करेगा वो फाइनेंशियली। तो इन्होंने क्या किया, डर जाते थे ये। तो फिर देखो क्यों, फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन स्लेव ट्रेड, मतलब जिनकी स्लेव ट्रेड से रोजी रोटी चलती थी उनसे तो भाई हमको बच के रहना पड़ेगा। थर्ड स्टेट के लोग थे वो, है ना। तो इसलिए ये चीज मतलब डिबेट होती थी, पर इसका कुछ उपाय नहीं निकला। पर फाइनली कन्वेंशन वही कन्वेंशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, जैकोबिन वाले ने बनाया, मतलब जैकोबिन के आने के बाद बनाया 1794 में। तो इन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया सारे स्लेव्स को, और फ्री ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस, मतलब जो बाहर भी थे ना उनको भी इन्होंने आजाद कर दिया कि भाई ये स्लेव ट्रेड गलत चीज है, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चलता रहा। पर 10 साल के बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे आया, है ना, नेपोलियन बोनापार्टे, अरे याद करो नेपोलियन बोनापार्टे क्यों आया था, क्योंकि जैकोबिन का गला काट दिया था, क्योंकि जैकोबिन बहुत स्ट्रिक्ट था। तो जब जैकोबिन का गला काटा तो कुछ वापस से जो वेल्दियर लोग थे उन्होंने पावर होल्ड कर ली, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, उसमें लोगों को वोट करने का बोला, जो भी 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो वोट करके उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई। फिर ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने कुछ 5 मेंबर्स को इलेक्ट करके डायरेक्टरी बनाई, और इन 5 मेंबर्स में भी मनमुटाव चलते रहे, बाहर ढंग का माहौल था नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने इसका फायदा उठाया और खुद डिक्टेटर बन गया। ये कहानी में बार-बार तुम्हें रिवाइंड करके चलता हूं ताकि तुम डॉट्स कनेक्ट कर पाओ, जब मैं बोलूं तब तक तुम्हारे दिमाग में वो चलना चाहिए कि हाँ मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज बोली थी, ठीक है। तो ये चीज हुई, है ना। अब क्या हुआ कि 10 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्टे ने फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई बढ़िया धंधा यार, चलने दो, क्या करना हमको। तो जो अच्छा काम किया था जैकोबिन्स ने, इसने 10 साल बाद वापस बिगाड़ दिया, ठीक है। तो इसने काम बिगाड़ा बहुत किया है, ठीक है। फिर फाइनली स्लेवरी का फाइनल एबोलिशन कब हुआ, 1848 में। मतलब ये भी जो कहानी थी एक 60, 70, 80 साल तक चलती रही कि करना है नहीं करना है, करना ही नहीं करना, पर फाइनली 1848 में, जैसे विमेन के साथ में था ना कि वोटिंग के राइट दे नहीं दे, और जब 200 साल बाद जाके मिले, वैसे इनके साथ में बहुत लंबा चला, ठीक है। अब रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है, मतलब कि अब जो रेवोल्यूशन चल रहा है उसके साथ में लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो कैसी हो रही है, ठीक है। चलो, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट आइडियाज ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी जो कि लोगों का भला करने आई थी, उन्होंने खुद की जिम्मेदारी मानी कि हमें ऐसे लॉज निकालने जिससे लोगों का भला हो, किसी भी इंसान का बुरा ना हो, हमेशा लोगों का भला हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था, वो क्या था, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप का मतलब ये है कि लोग फ्रीली कुछ भी छाप सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, जब राजा लोग थे तब वो उनकी जो इच्छा होती थी वो छपवाते थे। मान लो तुमने उनके खिलाफ कुछ भी छाप दिया किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर, किसी मैगजीन के अंदर, तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो इस सेंसरशिप का एबॉलिशन किया गया। एबॉलिशन किया गया कि भाई कुछ भी लिख सकते हो तुम, अगर कुछ हमारे खिलाफ भी है तो भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
नाउ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, ये जो भाई वो बनाया था प्रियम्बल, है ना, एक तरह का प्रियम्बल था जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया था। तो उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नेचुरल राइट घोषित कर दिया कि भाई ये सबका राइट है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये भी है कि भाई ओपोजिंग व्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सब ने ऐसा कन्विंस किया कि भाई ये चीज चल सकती है, तो मीडियम ऑफ प्रिंट चलेगा और सेंसरशिप नहीं रहेगी और लोग अपनी मर्जी से खुल के फ्रीडम ऑफ स्पीच में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें चल रही थी कब, जब थोड़ी एवरीडे लाइफ के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे गाने भी बनते थे, जैसे कि अब बहुत सारे गानों का इंपॉर्टेंस क्या था, जैसे भाई जब भी हमारे यहाँ पे आज भी जब हम कोई वंदे मातरम गाना सुनते हैं या अपना नेशनल एंथम सुनते हैं, तो हमें कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव मतलब कलेक्टिव फील आता है कि हम सब एक हैं। वैसे ही वहां पर भी ऐसे कुछ गाने बनाए गए थे, ठीक है, जिससे लोग कनेक्ट कर पाते थे। ठीक है, जैसे कि ला मार्शल है, ये पूरा उनका नेशनल एंथम है, ये लिखा है पूरा, तुम्हें अगर म्यूजिक आता तो तुम समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब नेपोलियन बोनापार्ट, ये जो भाई साहब है, ये जो आए, जो थोड़ा हीरो बन गए, उन्होंने बोला कि यार लोग तो पागल हो रहे हैं, हम एक काम करते हैं डिक्टेटर बन जाते हैं। तो डिक्टेटर तो बन गए, तो क्या हुआ कि 1804 में 1804 इस समय पे इन्होंने खुद को क्राउन कर लिया कि भाई मैं हूं एम्परर ऑफ फ्रांस। डिक्टेटर से भी एम्परर बन गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसपास की सारी यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर किया। ठीक है, डायनेस्टीज बनाई और अपने फैमिली मेंबर्स को वहां पर राज करने के लिए बिठा दिया। मतलब कुल मिला के ये रिपब्लिक की तरफ नहीं भाग रहा था, ये भी अपना ही राज बनाना चाहता था, क्योंकि किसने खुद को एम्परर बोल दिया था। मतलब जो इतनी मुश्किल से पहले तो मोनार्की को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना, फिर उसकी पावर्स को कम किया गया, फिर उसके बाद में रिपब्लिक बना, ये वापस से डिक्टेटर बना और इसने वापस से वही मोनार्की पे लेके चल गया, वापस पूरा काम बिगाड़ा कर दिया। ठीक है, नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो ये जो काम कर रहा था ना कि यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को एक्वायर करके कॉन्कर करके अपनी फैमिली मेंबर्स को बिठा रहा था, तो ये अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा देवता हूं, मैंने ठेका ले रखा है कि यूरोप को मॉडर्नाइज करूं। तो ये अपने आप को ऐसा समझता था। इसने इतने लॉज लाए कि प्रोटेक्शन, अब देखो कुछ अच्छे लॉज भी थे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, की प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी आके उंगली नहीं कर सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो इसने ये भी चीज लाई कि भाई ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स का, ठीक है, मतलब जैसे अपने यूनिट्स होते हैं ना, किलोग्राम, ग्राम, वैसे इन्होंने कुछ यूनिट्स वगैरह वहां पर डिफाइन कर दी। ठीक है, लोगों को लगा, शुरू में क्या लगा लोगों को कि नेपोलियन एक लिबरेटर है, मतलब नेपोलियन एक बहुत अच्छा आदमी जो कि हमारे फ्रांस को आगे चल के बहुत आगे बढ़ाएगा। ठीक है, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, सबको लोगों को ये लगने लगा। पर थोड़े टाइम बाद लोगों को पता चला कि भाई ये तो एक इन्वेडिंग फोर्स है। इन्वेडिंग फोर्स मतलब कि तो हर जगह जाके राजा बनना चाहता है, ये आसपास की सारी कॉलोनीज एक्वायर करना चाहता है। तो शुरू में तो लोगों को लगा नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा आदमी है, फिर बाद में उसकी असलियत पता चली कि यार ये तो एक इन्वेडिंग फोर्स है, ये तो सब जगह जाके इन्वेड करना चाहता है। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। पर फाइनली ये जब सब जगह इन्वेड कर रहा था, तो जब ये वॉर पे वॉर किया जा रहा था, तो इसको फाइनली, इसका जो आखिरी वॉर था, यह था वाटरलू के अंदर 1815 में इसको हरा दिया गया। ठीक है, तो 1815 के वाटरलू वाले वॉर में ये हार गया। ठीक है, इसके जो बहुत सारे मेजर्स थे, जो लिबर्टी के आइडियाज थे, जो कि कुछ अच्छे आइडियाज थे, वो पूरे मॉडर्न यूरोप में गए। मतलब जो इसकी जेन्युइनली अच्छी बातें थी, जो इसके अच्छे आइडियाज थे, वो पूरे यूरोप में फैलने लग गए। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात थी, कुछ कुछ अच्छी बातें थी। ठीक है, अब आते भैया कंक्लूजन के ऊपर। तो कुल मिला के फ्रांस बना घटा और फाइनली फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में थोड़े टाइम के बाद में चीजें ठीक होने लग गई और काफी हद तक रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई और फिर 1946 के आसपास वुमेन को भी राइट मिल गया और अब बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही। ठीक है, तो कंक्लूजन इससे क्या मिला हमको कि भाई लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो आइडियाज हैं वो हमें सबसे पहले एक फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। तब तक हमें लगता तो था कि भाई लड़ लेते, पर दिक्कत क्या आई? दिक्कत यह है कि भाई हमने सोचा तो था लड़ने का, पर हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि कोई एग्जाम्पल नहीं था सामने। भाई कोई शर्मा जी, अग्रवाल जी, गुप्ता जी के बेटे तो थे नहीं। पर ये फ्रांस ने हमारे सामने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भाई तुम अगर अपने अधिकार के लिए लड़ोगे तो तुम जीत सकते हो। ठीक है, पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी के अंदर जहां जहां भी फ्यूडल सिस्टम था, यही वो बड़े छोटे वाला जो सिस्टम था वो एबॉलिश कर दिया गया फ्रांस से इंस्पायर होके। ठीक है, कॉलोनीज जो थी उन्होंने रीवर्क किया और आइडिया ऑफ फ्रीडम को बनाया। ठीक है, जितने बॉन्डेज मूवमेंट थे उन सबको हटाया, ओवरसीज जितने भी मतलब सॉवरेन, तो कुल मिला के जितने भी ऐसे स्टेट्स थे जहां पर यही चीजें चल रही थी वो स्टेट्स अब चेंज होने लगे। ठीक है, लोगों के अंदर और थोड़ी जागरूकता है। हमारे इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय, इन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को इंपॉर्टेंट ट्रीट किया कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियाज इनको मिले, इन्होंने उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया कि भाई ये हमारे इंडिया के फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय दोनों हमारे यहाँ के लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर जो है वो कंक्लूजन के साथ में समाप्त होता है। अब फटाफट तुम बता देता हूं कि सम इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि भाई 1774 के अंदर ये हुआ, 1789 के अंदर ये हुआ, 1791, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब फटाफट एक चीज तुम्हें बताओ कि क्या तुम ऐसे एक रिवॉल्यूशन
डू थिंक अ रेवोल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल? मतलब क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी एक रेवोल्यूशन जब होती है तो उसको हम सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल में कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल कुछ नहीं होता, कुछ जगह हो सकता है सक्सेसफुल हो, कुछ जगह हो सकता है अनसक्सेसफुल हो, तो ये तो बस देखना पड़ता है कि भाई है कि नहीं है? क्या तुम्हें लगता है, तुम्हारे इस पे क्या विचार है, तुम बताओ। अगर हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल कौन बनाता है, और क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल था? और अगर नो देन वाई, तो मैं नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ। तुम्हारे व्यूज पूछ रहा हूं, ये कोई तुम्हारे एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं, बस तुम्हारे में व्यूज जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है? तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस लेक्चर। पूरी कहानी के फॉर्म में हमने कहानी कवर कर ली है। फटाफट एक रिवीजन ले लेते हैं। लुई 16 आया, लुई 16 की शादी हो गई 20 साल की उम्र में। लुई 16 ने देखा कि भाई अपनी तो तिजोरी खाली है। लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लोग पागल हो गए, ठीक है? और टैक्स बढ़ाने की कोशिश की, तो फिर पूरी काउंसिल बिठाई गई तीनों स्टेट्स की। थर्ड स्टेट वाले लोग गुस्सा होकर बाहर हो गए, क्योंकि ये वोट नहीं दे रहा था हर इंसान के लिए एक, ठीक है? उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म की, ठीक है? नेशनल असेंबली फॉर्म बाहर क्या हो रहा था, बैड विंटर आ गया, हार्वेस्ट आ गया, बैड हार्वेस्ट हो गया, ठीक है? तो लोग जो है वैसे गुस्सा हो गए, लोग गुस्सा हो गए, तो लोगों ने क्या किया, तोड़ा फोड़ी चालू कर दी, महलों के अंदर घुस गए। और फिर लुई 16 ने बोला कि अरे भाई सॉरी, मैं तुम्हें नेशनल असेंबली बिल्कुल मानता हूं तुम्हारी बात, और ठीक है मैं तुम्हारे पास साइन कर देता हूं। पर इसी बीच क्या लुई 16 क्या कर रहा था, बाहर अलग अलग कंट्रीज के साथ में सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था, अपनी कंट्री पर अटैक करवा रहा था। तो नेशनल असेंबली ने खुद जाके बाहर दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर दिया, और जब दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर दिया तो भी कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से इंप्रूव नहीं हुई। तो फिर जैकोबिन क्लब का आया, ठीक है? जैकोबिन क्लब ने क्या किया कि ज्यादा अच्छी तरीके से रूल करने की कोशिश की, ठीक है? पर जो वो था उसके अंदर जो रूल, अब हाँ, लुई 16 और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, दोनों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देशद्रोह किया था एक टाइम पे, ठीक है? अब जो थे कौन, मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, तो फिर उसका भी गला काट दिया। अब जब उसका गला काट दिया तो कौन रूल करेगा, कौन रूल करेगा? ऐसा कर करके फिर लोगों ने दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, मतलब 21 साल के ऊपर जो भी जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो लोग। अब जो वोटिंग राइट्स थे वो भी खत्म कर दिया। जो जैकोबिन ने वोटिंग राइट्स थे कि भाई हर कोई वोट कर सकता है, वो भी अब लोगों ने खत्म कर दिए। और जो वेल्दियर और अमीर लोग थे उन्होंने बोल दिया कि 21 साल से ऊपर सिर्फ वो लोग वोट करेंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है। दो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लोगों को अपॉइंट किया, इलेक्ट कराया, और वहां से फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करके एक डायरेक्टरी बनाई गई। इस डायरेक्टर के अंदर भी कुछ ढंग से काम हुआ नहीं, देश भी बिल्कुल डिस्टर्ब था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, भाई मैं रूल कर सकता हूं। फिर वो बन गया डिक्टेटर। वो डिक्टेटर बना, उसने कुछ अच्छी बुरी चीजें की, फिर फाइनली उसको भी वाटरलू के बैटल में हरा दिया गया, क्योंकि वो हर जगह इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके फ्रांस जो है, तो अभी तक इसके बाद की जो कहानी है कि भाई फ्रांस के अंदर अब हुआ क्या, ये तो हमने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन देखना है कि इतने सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, तुम्हें 10th में एक चैप्टर होता है राइज ऑफ नेशन। अच्छा, ये इसके बाद में तुम्हें चैप्टर्स वगैरह हैं, ठीक है? तो जो 10th के अंदर भी तुम कुछ कुछ चीजें देखोगे, बट अभी हाँ जो नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर, वहां पर भी तुम्हें कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। मतलब कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इतना ही है, नेपोलियन बोनापार्ट तक की कहानी है। अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया तो ये लेक्चर एक कॉन्वर्सेशन पसंद आया तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐप डाउनलोड नहीं कर तो ऐप डाउनलोड करो, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर तो जाकर @confident मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मजाते रहो, आग लगाते रहो, बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, और बिल्कुल चिल करते रहेंगे लाइफ के अंदर, ठीक है? हम लोग मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड आई लव यू ऑल।